हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो, आज आपका जो भी रेगुलर लेक्चर रहेगा, रेगुलर क्लास नंबर 1 रहेगा। इसमें हम बोथ सीए इंटर एंड सीएमए इंटर शुरू करेंगे, जो भी कॉमन पार्ट है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है सीएमए इंटर का, उसको हम खत्म करेंगे। एंड ये रहेगा रेगुलर क्लास। इनकम टैक्स के लिए रहेगा टैक्सेशन, जिसमें जीएसटी इनकम टैक्स आता है, 100 मार्क का आता है। एंड रहेगा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स सीएमए इंटर के लिए, जिसमें डायरेक्ट टैक्स 100 मार्क एंड इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क आता है। ठीक है। एंड इसको हम शुरू करेंगे आज से, उसका रेगुलर लेक्चर शुरू करेंगे। एंड हम यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में, ये जो आपका पेपर क्या रहता है एंड इसमें क्या क्या मार्क का सेग्रीगेशन रहता है एंड क्या क्या पढ़ेंगे, इसको थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लाइक सीएस सीएमए। तो मेन जो दिक्कत होता है कि स्टूडेंट का रिवीजन में दिक्कत हो जाता है। दूसरा है वो एग्जाम हॉल में वहां पे भी 100 मार्क अटेंड नहीं कर पाता है, एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये मेन तीनों चीज गलती करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ज्यादा उसमें ही काम करते हैं। ठीक है, हम ज्यादा उसमें ही काम करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, प्लस आपका टाइम भी कम से आप उसको एग्जाम में 100 मार्क आप अटेंड कर पाएंगे। एंड तीसरा रहेगा आपका एग्जाम अच्छा रहेगा, 80+ रहेगा। क्योंकि आप अगर सत्यरंजन क्लासेस में पहुंच गए हैं तो आपका टारगेट रहेगा 80+। ठीक है, आपका टारगेट रहेगा 80+। तो आप लिख लीजिए, आपका जो भी नोट है टैक्सेशन का, जो भी मैं प्रोवाइड किया हूं, उसमें आप लिख लीजिए 80+। आपको 80+ ही टारगेट लेना चाहिए, ये जो टैक्सेशन में एंड आपका सीएम इंटर में डीटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दोनों में आपको 80+ कंपल्सरी सिक्योर करना है। कॉस्टिंग मीन सीए में तो ज्यादा स्टूडेंट ही सिक्योर करते हैं 80+, क्योंकि वहां पे तो अच्छा होता है। इस बार हमारे रिजल्ट आने वाले हैं, तो वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा स्टूडेंट कैसे परफॉर्म करते हैं एग्जाम में। 80+ कंपल्सरी एंड ज्यादातर स्टूडेंट 80+ ही रखते हैं। ठीक है। तो चलो, हम यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम सब बेनिफिट प्रोवाइड किए हैं। जैसे हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं 36 टेस्ट फॉर सीएमए इंटर, जो कि फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ऐसे इंडिया में कोई भी नहीं प्रोवाइड करता है, 36 को कोई भी नहीं प्रोवाइड करता है। एंड सीए इंटर के लिए 28 टेस्ट, उसको भी देखेंगे हम यहाँ पे। और क्या प्रोवाइड करते हैं, 8 to 12 टाइम्स रिविजन। हाँ, सच बात है, 8 to 12 टाइम्स रिविजन इन क्लास इटसेल्फ। मींस क्लास में ही हम मिनिमम 8 टाइम्स रिविजन करते हैं। मैक्सिमम तो आपका 12 से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसको 2 बार 3 बार रिविजन ही कर लेते हैं। और क्या प्रोवाइड करते हैं बोलो, हम रैंकर स्ट्रैटेजी डिस्कशन करते हैं। मीन जो भी सीक्रेट स्ट्रैटेजी रहता है, जो कि आपका डाउट मेनली रहता है। ठीक है, आपका जो भी सीएमए इंटर या सीए इंटर से लेकर पूरा आपका जो भी सीए सीएमए जर्नी में जो भी सब डाउट रहता है, उसको सब हम क्लियर किए हैं एग्जाम रिलेटेड। कोई भी नॉर्मल डाउट, क्योंकि सीएमए इंटर में हम प्रोवाइड करते हैं 145 क्या जो आपका रैंकर स्ट्रैटेजी, एंड सीए इंटर में 120 रैंकर स्ट्रैटेजी। ये सब मेनली आपका डाउट जो भी रहता है उसको भी हम क्लियर किए हैं उस जो स्ट्रैटेजी में। एंड ये सब रैंकर्स फॉलो करते हैं बट बताते नहीं है, वो 2-3 बता देते हैं, बट हम 145 एंड 120 रैंकर स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको ये क्लास में। ठीक है, बहुत सारा बेनिफिट है। आप ओनली देख लीजिए पहले क्या क्या इसमें है, उसके बाद हम सब कुछ पहले डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आधा घंटा लगेगा, डिस्कशन कर लेंगे, बाद में हमको नहीं मिलेगा ये समझाने के लिए। एंड आपको ये जरूरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ओनली आपको एडवांटेजेस नहीं यहाँ पे दिखाऊंगा, उसके साथ भी आपका टैक्सेशन पेपर कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन आता है, पैटर्न क्या रहता है, सब कुछ आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो चलो, ये रहेगा रेगुलर क्लास फॉर टैक्सेशन। सीए इंटर के लिए टैक्सेशन रहेगा एंड सीएमए इंटर के लिए डीटीआई डीटी में डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आ गया? ये मेनली आपका अगर देखेंगे सीए इंटर में पेपर नंबर 4 रहता है। ठीक है, सीए इंटर में पेपर नंबर 4 रहता है, जो भी रहता है टैक्सेशन। ठीक है, जो भी रहता है टैक्सेशन। अगर हम देखेंगे सीएमए इंटर, ठीक है, इस साइड में आपका ये साइड रहेगा सीए इंटर एंड इस साइड रहेगा सीएमए इंटर, क्योंकि हम कॉमन पार्ट पहले पढ़ा लेंगे सीए एंड सीएमए के लिए, उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट हम सीएमए का दूसरा क्लास करके उसके लिए बुक भी अलग है, हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो सीएमए इंटर में ये 2 पेपर आता है, एक पेपर नंबर 7, दूसरा है पेपर नंबर 11। पेपर नंबर 7 आपका पहला ग्रुप में आता है एंड पेपर नंबर 11 आपका दूसरा ग्रुप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर नंबर 7 है डायरेक्ट टैक्स डीटी एंड पेपर नंबर 11 है इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी। ठीक है, ये आपका हो गया पेपर कौन सा नंबर है। उसके बाद देखेंगे ये पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न अगर देखेंगे ना, ये जो सीए इंटर टैक्सेशन में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा 70 मार्क्स। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में उसमें आपका 2 नंबर 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, या आपका केस स्टडी बेस, वो भी सब मिलकर 70 मार्क्स आएगा। एंड एमसीक्यू आएगा 30 मार्क्स, मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे आपको टिक लगाना है 4 ऑप्शन से। ठीक है, तो वो रहेगा 70-30 जो उसका रेशियो रहेगा। उसके बाद अगर देखेंगे हमारा जो सीएमए इंटर में
पहले हमारा 4-5 अटेम्प्ट से चल रहा था ऑनलाइन पैटर्न, ठीक है, ऑनलाइन पैटर्न चल रहा था। तो ऑनलाइन पैटर्न में अभी तो इंस्टीट्यूट आने वाला है उसका नोटिफिकेशन, जिसमें आपका ऑफलाइन पैटर्न हो जाएगा, ऑफलाइन पैटर्न आएगा। तो हम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों को ही हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। बट आपको पता चलना चाहिए कि ऑनलाइन पैटर्न में कैसे आता था आपका DTIDT, एंड आपका ऑफलाइन पैटर्न में जैसे आपका आगे एग्जाम आएगा वहां पे कैसे आपका पेपर पहले जैसे आता था ऑफलाइन पैटर्न में वैसे अभी आएगा। तो ऑनलाइन पैटर्न में क्या होता था, ऑनलाइन पैटर्न में आपका 20 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स ईच, ठीक है, 20 क्वेश्चन आएगा जो कि 1 मार्क्स ईच, जैसे आपका हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन आएगा जो कि 2 मार्क्स ईच। इसको हम मानते हैं MCQ, क्योंकि ये छोटा एक ही लाइन में आपको आंसर लिखना था, तो इसीलिए ये भी आपको जैसे 1 नंबर जैसे, बट 2 नंबर आपको यहाँ पे बोनस में मिलता था। तो ये आपका 20 मार्क्स हो गया। उसके बाद जो भी लॉन्ग टाइम क्वेश्चन, तो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन वाला जो भी रहेगा लॉन्ग टाइम क्वेश्चन 60 मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ये था आपका पहले आता था ऑनलाइन पैटर्न में, अभी तो बंद हो जाएगा ऑनलाइन पैटर्न, अभी ऑफलाइन पैटर्न आने वाला है दिसंबर 2022 से। तो यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए तो ऑफलाइन पैटर्न कंपलसरी, क्योंकि आपका एग्जाम मई 2023 एंड उसका ऑनवर्ड से। तो यहाँ पे ऑफलाइन पैटर्न में क्या होता था, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क ईच, यहाँ पे 5 नहीं 4 ग्रेड में क्वेश्चन आता है, तो वहां पे 5 नंबर और एक 10 नंबर का आता है, तो वहां पे टोटल 25 क्वेश्चन आएगा जो कि 1 नंबर ईच है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टाइम क्वेश्चन जो कि उसमें 2 नंबर एंड 3 नंबर एंड 4 नंबर का ऐसे क्वेश्चन एंड लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आता है, जो कि 75 मार्क्स का आपको यहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा। तो मेन बात यहाँ पे क्या है, मेन बात है हम कैसे यहाँ पे सिक्योर करेंगे 80+। तो सिक्योर कैसे करेंगे 80+, तो हमारा स्टूडेंट का जो गोल है क्लियर है, हम पहले से ही बता देते हैं हमको यहाँ पे ध्यान ज्यादा देना है एंड कहाँ पे कम ध्यान देना है। ज्यादा तो हम ध्यान ही देंगे आपका 80+ सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा मेन जो रहेगा फोकस यहाँ पे 30 मार्क्स से ऊपर रहेगा, क्योंकि हमारा स्टूडेंट ज्यादातर 30 से आउट ऑफ 30 सिक्योर करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपलसरी 30 मार्क्स सिक्योर करना है। प्लस ये जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में थोड़ा केस स्टडी आता है वो थोड़ा दिक्कत देता है, बट सब क्वेश्चन दिक्कत नहीं देगा, 1-2 क्वेश्चन दिक्कत देता है, बट यहाँ पे आराम से 50+ मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर दोनों को मिलाएंगे तो 30+ 50+, तो यहाँ पे 80+ आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट का 80+ आ जाएगा आराम से, हमारा स्टूडेंट का 80+ आ जाता है, क्योंकि हम 28 फ्री टेस्ट देते हैं CA इंटर के लिए, CMA इंटर के लिए 36 फ्री टेस्ट प्रोवाइड करते हैं एंड आपका 8 to 12 टाइम रिवीजन प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपका गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। गाइडेंस कोई नहीं प्रोवाइड करता है, मैंने गाइडेंस, क्योंकि सब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट गाइडेंस कैसे पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए कैसे रिवीजन तैयार करेंगे, एंड जब आपका क्लासेस खत्म हो जाता है तो वहां पे कहाँ से शुरू करेंगे, ये सब हम उनके साथ ही डाउट सॉल्विंग करते हैं। इसीलिए तो मेरा जो पर्सनल नंबर स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है, जैसे स्टूडेंट का कोई भी अगर डाउट होगा वो डायरेक्ट मेरे को कुछ रहेगा कि सर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कैसे ये जो स्टेप लेना है, सब कुछ हम बता देते हैं स्टूडेंट को। तो इसीलिए स्टूडेंट ज्यादातर अच्छा मार्क्स सिक्योर करते हैं। तो हम ये जो पहले तो ऑनलाइन पैटर्न में बहुत इजी था सिक्योर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो 20+ एंड यहाँ पे 20+ कोई नहीं काट पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आराम से 40 मार्क्स आ जाएगा एंड इस बार भी आप देखेंगे एग्जाम में। एंड प्लस यहाँ पे 60 से आराम से स्टूडेंट का आ जाता है 50+, ठीक है, 50+ एंड आपका यहाँ पे 45+ तो आ जाता है, ठीक है। 50+ तो हर कोई स्टूडेंट का नहीं आता है, कोई कोई स्टूडेंट का जो भी ज्यादा ध्यान देता है कि टैक्सेशन उसका फेवरेट पेपर है तो उसका 50+ आ जाता है, बट यहाँ पे 45+ आ जाता है, तो स्टूडेंट का आराम से 82 85 आ जाता है, ठीक है, 82 85। तो आप लोग देखना ये जो रिजल्ट आएगा तो आपको मैं डिस्क्लोज कराऊंगा हमारा स्टूडेंट कैसे परफॉर्म करते हैं। पहले तो हम डिस्क्लोज नहीं करते थे, बट इस बार से हम डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट को भी जानना चाहिए कि कैसे उनका जो स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट कैसे वो सिक्योर करते हैं मार्क एंड कैसे तैयार करते हैं। तो इसलिए आप देखोगे एग्जाम जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेपर पैटर्न, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं मार्क्स का सेग्रीगेशन क्या रहेगा, क्योंकि आपका CA इंटर में तो GST एंड इनकम टैक्स दोनों मिलकर आता है, तो वहां पे थोड़ा सेग्रीगेशन में दिक्कत होता है। तो सेग्रीगेशन यहाँ पे क्या होगा, तो सेग्रीगेशन ऑफ मार्क्स में देखेंगे इनकम टैक्स आपका 60 मार्क्स आएगा, CA इंटर के लिए बता रहा हूँ, एंड GST आएगा जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो आएगा 40 मार्क्स एंड उसमें भी आपका प्रोपोर्शन ऑफ मार्क्स रहेगा 70-30 मींस GST जो भी आपका 40 मार्क्स आएगा उसमें 70% जो भी मार्क वो आएगा लॉन्ग टाइम क्वेश्चन एंड 30% जो भी आएगा शॉर्ट टाइम क्वेश्चन। वैसे इनकम टैक्स जो भी 60 मार्क्स आएगा तो वहां पे जो भी 70% वो आएगा आपका लॉन्ग टाइम क्वेश्चन एंड 30% आएगा MCQ। तो ये आपका सेग्रीगेशन है, बट आपका ये जो CMA इंटर में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट वहां पे आ जाता है
100 मार्क्स से डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे 100 मार्क आ जाता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स भी यहाँ पे 100 मार्क आ जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा डाउट होता है कि वहां पे आपका जीएसटी रहता है प्लस कस्टम एक्ट रहता है, ठीक है, जीएसटी रहता है एंड कस्टम एक्ट रहता है। तो जीएसटी का रहेगा 80% एंड कस्टम एक्ट का रहेगा 20%। कस्टम एक्ट बहुत अच्छा है एंड हम क्लास में अच्छे से ही वहां पे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। स्टूडेंट का ज्यादा अच्छा लगता है, कस्टम जितना अच्छा लगता है जीएसटी भी उतना अच्छा लगता है। और जो फैकल्टी का स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कस्टम पार्ट को छोड़ देते हैं, जो कि 20% मार्क रहता है, मीन 20 मार्क छोड़ देते हैं। बट हम ज्यादा वहां पे ध्यान देते हैं, क्योंकि जीएसटी सब स्टूडेंट को हम 80 मार्क्स इसीलिए पढ़ाते हैं, सब स्टूडेंट को अच्छे से हम पढ़ाते हैं, बट कस्टम को भी हम उतना ध्यान देते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट 80+ आराम से सिक्योर कर लेते हैं। समझ आ गया? सेग्रीगेशन ऐसे ही रहता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट है 100 मार्क्स, बट इनडायरेक्ट टैक्स में आपका ये रहेगा, जीएसटी रहेगा 80% एंड आपका कस्टम रहेगा 20%, ठीक है। ये आपका हो गया सेग्रीगेशन ऑफ मार्क। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड होगा सत्यरंजन क्लासेस में, क्या प्रोवाइड होगा सत्य क्लासेस से, तो यहाँ पे मटेरियल्स क्या प्रोवाइड होगा, तो मटेरियल्स प्रोवाइडेड फ्रॉम सत्य क्लासेस। तो सत्य क्लासेस से क्या मटेरियल प्रोवाइड होगा आप लोगों को, तो आप देख लीजिए। पहले आपको एक मेन बुक प्रोवाइड होगा, मेन बुक ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के लिए एक मेन बुक प्रोवाइड होगा जो कि कॉन्सेप्ट बुक होता है। उसके साथ और एक है क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड होगा इनकम टैक्स के लिए, जिसमें आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जो भी सब इंस्टीट्यूट का मटेरियल में जो भी क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है प्लस पार्ट क्वेश्चन, सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। ओवर 600 से ज्यादा क्वेश्चन है आपका सीए इंटर में है, सीए इंटर में 600 से ज्यादा क्वेश्चन है ओनली इनकम टैक्स के लिए एंड जीएसटी का अलग है। वैसे सीए में इंटर का 1000 से ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। उसको हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे, सब कुछ आपके लिए, कुछ भी होमवर्क नहीं रहेगा, सब कुछ हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक इनकम टैक्स के लिए मेन बुक, दूसरा है आपका क्वेश्चन बुक। इनकम टैक्स के लिए 2 बुक है, सीए इंटर के लिए। उसके बाद जीएसटी के लिए एक मेन बुक है एंड जीएसटी के लिए एक क्वेश्चन बैंक है। एंड क्वेश्चन बैंक में आपका एमसीक्यू आ जाएगा, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हम एमसीक्यू जो भी सब इंस्टीट्यूट डाला है वो सब कवर कर लेंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को क्या, 2 नोटबुक्स, जिससे आप नोट बनाएंगे एंड उसमें लिखेंगे, ठीक है। 2 नोटबुक प्रोवाइड करेंगे, एक इनकम टैक्स के लिए, एक जीएसटी के लिए, प्लस 2 पेन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 2 पेन हम प्रोवाइड करते हैं सत्तर क्लासेस के तरफ से एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं सीए में इंटर के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं। तो सीए में इंटर के लिए पहले तो एक मेन बुक रहेगा डीटी के लिए, जो कॉमन पार्ट रहेगा डीटी के लिए, इनकम टैक्स एंड डीटी दोनों के लिए जो कॉमन पार्ट रहेगा वो मेन बुक रहेगा। उसके बाद और एक है अदर बुक है, अदर बुक में हमारा जो भी क्वेश्चन है प्लस कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मेनली वो कस्टम पार्ट के लिए, क्योंकि कस्टम पार्ट आपका इनकम टैक्स में नहीं है, तो इसलिए हम कस्टम पार्ट को एक अलग सा बुक बना दिए एंड क्वेश्चन भी उसके साथ कवर कर लिए। उसके बाद डीटी के लिए एक क्वेश्चन बैंक रहेगा, ठीक है। डीटी के लिए क्वेश्चन बैंक मींस डीटी में आपका 3 बुक हो गया, तो वैसे आईडीटी में भी वही है, मेन बुक है। डीटी में कस्टम नहीं आता है आपका, डीटी में आएगा जो भी अदर पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, जो भी उसके लिए जो भी असेसमेंट प्रोसीजर, वो जो पार्ट के लिए एक एक्स्ट्रा बुक हम बना दिए एंड आपका आईडीटी में आपका आएगा एक अदर बुक है, जिसमें आपका क्वेश्चन सब कुछ कवर हो जाएगा एंड कस्टम भी कवर हो जाएगा, क्योंकि कस्टम आपका जो जीएसटी का पार्ट नहीं है, अलग पार्ट है एंड वो सीए इंटर में नहीं आता है, तो इसलिए एक कॉमन बुक जो कि डीटी आईडीटी बना दिए हैं जीएसटी इनकम टैक्स के लिए एंड एक्स्ट्रा जो भी कस्टम है उसके लिए एक अलग सा बुक है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा एंड प्लस उसके साथ क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। उसके बाद 1 क्वेश्चन बैंक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स मींस जीएसटी के लिए भी क्वेश्चन बैंक मींस इनकम टैक्स का 3 बुक है एंड जीएसटी का भी मींस जीएसटी का 3 बुक है। जीएसटी के लिए आपका इनडायरेक्ट टैक्स एंड आपका इनकम टैक्स के लिए है डायरेक्ट टैक्स। उसके साथ 2 नोटबुक मिलेगा, एक आपका इनकम टैक्स मींस डायरेक्ट टैक्स के लिए, दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। 2 पेन आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा प्रोवाइड होगा सत्य क्लासेस के तरफ से, समझ आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है एंड ये अवेलेबल आपको हो जाएगा, पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव में, ठीक है। ये अवेलेबल हो जाएगा पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव में, ठीक है। दोनों ऑप्शन में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, बट यहाँ पे हम जो एडवांटेजेस दे रहे हैं कि अनलिमिटेड ड्यूरेशन, तो आपको अनलिमिटेड ड्यूरेशन है आपके पास, तो आप देख सकते हैं जब भी टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि आपका ट्यूशन ऐसे ही रहता है, 4-5 ट्यूशन रहता है दिन में, तो हम इसलिए थोड़ा आपको खुला छोड़ दिए हैं कि आपको जब टाइम मिलेगा आप देख सकते हैं। बट आप ट्राई करिए कि 1 साल के अंदर देखने के लिए, क्योंकि ये जो टैक्सेस में चेंजेस होता है, तो इसलिए टैक्सेस को आप ट्राई करिए जल्दी से जल्दी देखने के लिए, मेरा यह रहेगा सलाह। नो रेस्ट्रिक्शन मींस आपका कोई भी टाइम लिमिट में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत सारा फैकल्टी डाल देते हैं 6 मंथ 1 ईयर तो कोई नहीं प्रोवाइड करते हैं, 6 मंथ या 4 मंथ या 8 मंथ के अंदर आपको देखना पड़ेगा पूरा। बट हम यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं डाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट को टाइम नहीं मिलता है, तो उनके हिसाब से वो देख लेंगे। एंड व्यू में भी वही रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं डाले हैं, व्यू में तो अनलिमिटेड व्यू है, नो रेस्ट्रिक्शन इन व्यूज, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत सीए एंड सीएमए के लिए, ठीक है, दोनों के लिए ही ये अवेलेबल हो जाएगा पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव में। कोई भी अनलिमिटेड ड्यूरेशन मींस नो रेस्ट्रिक्शन इन टाइम लिमिट एंड अनलिमिटेड व्यू मींस यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं रहेगा व्यू में, ठीक है।
और एक बात मैं बता देता हूँ, जो भी आपका फ्रेंड्स अगर उसका फाइनेंशियल कुछ इतना अच्छा नहीं है कंडीशन, तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे तरफ से कोई भी आपके ऊपर लीगली कोई भी एक्शन नहीं होगा, तो आप शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ अगर उसको चाहिए, क्योंकि क्लासेस मेरे तो इतना फी नहीं है, बट उसका अलग क्लासेस में उसका फी लगा दीजिए, और मेरे क्लासेस उसको फ्री में आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए तो कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला हूँ इस पर्पज के लिए, समझ आ गया। तो चलो यहाँ पे हम एडवांटेजेस तो देख रहे हैं, जो भी सब एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ ये सब जो एडिशनल बेनिफिट कोई नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है, कोई नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे हम 8 to 12 टाइम्स रिवीजन प्रोवाइड करते हैं, 8 to 12 टाइम्स रिवीजन इन क्लास इटसेल्फ, ये मजाक बात नहीं है, 8 टाइम्स, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अलग रहता है, क्वेश्चन भी हम क्लासेस में सॉल्व करते हैं, उसके साथ हम 8 टाइम्स रिवीजन प्रोवाइड करते हैं मिनिमम। कैसे, हम आपको बता देते हैं कैसे। आप बोलेंगे कि 8 टाइम्स सब कुछ नहीं होगा डेली, हाँ डेली ये पॉसिबल है, क्योंकि हम पहले जब क्लास शुरू करेंगे तो हम 3 टाइम्स रिवीजन करते हैं, 3 टाइम्स कंपल्सरी रिवीजन करते हैं। हमारा जो पुराना स्टूडेंट उसको पूछ सकते हैं, तो वहां पे हम 3 टाइम्स रिवीजन करते हैं एट दी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास। तो स्टार्ट जब होगा क्लास, तो वो प्रीवियस डे में जो भी पढ़े थे उसको मिनिमम 3 टाइम्स हम रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करते हैं, जो भी प्रेजेंट डे का पढ़ाई शुरू करते हैं, ये आपका 3 टाइम्स हो जाता है। उसके बाद जब क्लासेस खत्म होता है प्रेजेंट डे का, उसके बाद जो भी हम क्लासेस में पढ़े हैं उसके लिए हम 2 टाइम्स रिवीजन करते हैं एट दी एंडिंग ऑफ द क्लास। जब क्लास खत्म होगा, मीन्स उस दिन का क्लास जब खत्म होगा, तो उस दिन में जो भी पढ़े हैं उसको मिनिमम 2 टाइम्स हम रिवीजन करते हैं। तो ये आपका 5 टाइम्स हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे तो हम कॉन्सेप्ट को तो बहुत टाइम हम रिवीजन करते हैं क्लासेस में ही, क्योंकि 1-2 कॉन्सेप्ट जो पढ़ा देते हैं तो उसको हम 3-4 बार रिवीजन कर देते हैं स्टूडेंट को याद करने के लिए। तो उसके बाद 1 टाइम रिवीजन पूरा होल चैप्टर का, जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो वहां पे आफ्टर कंप्लीट ऑफ द चैप्टर हम पूरा ही चैप्टर का एक रिवीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। होल चैप्टर का एक रिवीजन प्रोवाइड करते हैं, उसको भी आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, बट ऐसे आपको यूज नहीं होगा, क्योंकि आपका जब क्लासेस खत्म होने से पहले ही आपके दिमाग में सब कुछ फिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम रिवीजन अगर कोई भी चीज को आप करोगे ना, तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। 8 to 12 टाइम्स अगर कोई भी चीज को आप रिवीजन करोगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक पूरा चैप्टर का रिवीजन भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सिनोनिम्स के साथ हम यहाँ पे रिवीजन करते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स के साथ हम रिवीजन करते हैं। आपका इनकम टैक्स का ज्यादा किए हैं सिनोनिम्स, 2 टाइम्स करते हैं सिनोनिम्स, मींस आपका पूरा चैप्टर को हम एक ही 2 वर्ड में हम पूरा समराइज कर दिए। जैसे एनएम प्रदेश डिडक्शन चैप्टर के लिए, एंड मेरा पीसी लॉस्ट हो गया बेसिक चैप्टर के लिए, बहुत सारा हम शॉर्ट सिनोनिम्स यूज किए हैं, जिससे आपका पूरा 13-14 चैप्टर का पूरा आपका कम हो जाएगा, एंड आपका एक ही वर्ड से पूरा चैप्टर का अंदर क्या है उसका हेडिंग वो पूरा याद हो जाएगा। हेडिंग याद हो जाएगा, उसके अंदर जो भी कंटेंट वो तो याद हो जाता है, ठीक है। ये सब बेनिफिट कोई नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि 8 to 12 टाइम ये इम्पॉसिबल, बट हम उसको पॉसिबल किए हैं। तो हम क्या किए, हम कम पढ़ाते हैं बट ज्यादा रिवीजन करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता है। रिवीजन अगर करेगा, जितना भी वो रिवीजन करेगा उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि जो फैकल्टी लोग क्या करते हैं, उसका जो भी बुक्स है उसको बहुत मोटा बना देते हैं, एंड स्टूडेंट को वहां पे दिक्कत होता है, रिवीजन कैसे करेगा। पूरा बुक्स को अगर रिवीजन करेगा तो वहां पे कितना चला जाएगा, वहां पे 1 मंथ या 2 मंथ भी चला जाता है एक एक सब्जेक्ट। तो इसीलिए हम उसको ही ध्यान देकर हम पतला बनाए बुक्स, बट सब कुछ कॉन्सेप्ट वहां पे कवर है, एंड हम सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लास में ही पाते हैं। तो इसीलिए हम ज्यादातर रिवीजन ही करते हैं। सीएमए इंटर भी सेम रहेगा, 8 to 12 टाइम्स रिवीजन इन क्लास इटसेल्फ, क्योंकि 8 टाइम्स मिनिमम, 12 से ज्यादा भी मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि हम क्लास में ही ऐसे रिवीजन करते हैं। एंड 3 टाइम्स रिवीजन रहेगा एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, एंड 2 टाइम्स रहेगा रिवीजन एट द एंडिंग ऑफ द क्लास रहेगा, एंड 1 टाइम रिवीजन रहेगा ऑफ द होल चैप्टर आफ्टर कंप्लीट ऑफ द चैप्टर रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 टाइम्स रहेगा रिवीजन ऑफ द, यहाँ पे इनकम टैक्स मीन्स विद सिनोनिम्स, मीन्स आपका डायरेक्ट टैक्स का रहेगा, 2 टाइम्स सिनोनिम्स के साथ हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपका रहेगा रिवीजन। उसके बाद आपका रैंकर स्ट्रैटेजी, तो रैंकर स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहेगा। तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम इसको इंट्रोड्यूस किए हैं, ये जो रैंकर स्ट्रैटेजी हम क्लास में क्या किए हैं, हर एक क्लास के लिए हम एक एक रैंकर स्ट्रैटेजी, जब क्लासेस खत्म होगा तो उससे पहले हम एक रैंकर स्ट्रैटेजी बताते हैं। जैसे इसको आपका जो भी आने वाला जो भी सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल में वो हेल्पफुल होगा, एंड सीए इंटर एंड सीएमए इंटर में तो एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा ये सब। एंड ये सब रैंकर्स का जो भी सीक्रेट स्ट्रैटेजी, जो भी हमारा स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स सिक्योर करते हैं उनके साथ जब इंटरव्यू करता हूँ तो उनको सब पूछता हूँ क्या क्या वो फॉलो करते हैं उनको, एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, तो उसको ही मैं बताता हूँ आपका रैंकर स्ट्रैटेजी में, मेनली आपका गाइडेंस रहेगा। ये रैंकर स्ट्रैटेजी अगर आप सुन लेंगे ना, तो उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा सीएससी में, समझ आ गया, एंड सीएस में भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया सीए इंटर के लिए 120 रैंकर स्ट्रैटेजी सीक्रेट स्ट्रैटेजी हम प्रोवाइड किए, 1 स्ट्रैटेजी फॉर इस क्लास ऑफ 120 क्लासेस, तो टोटल 120 रैंकर स्ट्रैटेजी, जिसमें हम इनकम टैक्स के लिए जितना भी क्लासेस है
ऑलमोस्ट 55 स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करते हैं इनकम टैक्स के लिए एंड जीएसटी के लिए। तो यहाँ पे ये इनकम टैक्स में है 65 एंड जीएसटी में है 55। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया है। तो जीएसटी में हम 55 स्ट्रैटेजी बताते हैं एंड इनकम टैक्स में 65 स्ट्रैटेजी बताते हैं। तो टोटल 120 सीक्रेट स्ट्रैटेजी हम बताते हैं। जैसे सीए में इंटर में भी हम अगर देखेंगे तो वहां पे रैंकर सीक्रेट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइम इन इंडिया 145 रैंकर स्ट्रैटेजी, क्योंकि वहां पे टोटल 145 क्लासेस रहता है। तो 145 क्लासेस के लिए 145 स्ट्रैटेजी रहता है, जिसमें इनकम टैक्स मीन्स आपका डायरेक्ट टैक्स के लिए 75 स्ट्रैटेजी है एंड आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए 70 स्ट्रैटेजी मीन्स जीएसटी में आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाता है। तो टोटल ये टोटल डायरेक्ट टैक्स है टोटल एंड यहाँ पे टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस है। समझ आ गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हो गया। उसके बाद टेस्ट। तो मेन जो मुद्दा है वो है टेस्ट। तो टेस्ट यहाँ पे इनकम टैक्स में हम ओनली इनकम टैक्स में 28 टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, इनकम टैक्स में 14 एंड आपका जीएसटी में 11 मीन्स आपका टोटल सीए इंटर में 28 टेस्ट प्रोवाइड करते हैं सीए इंटर में। एंड सीए में इंटर में हम प्रोवाइड करते हैं 36 फ्री टेस्ट। आपको कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेगा। जैसे अगर देखेंगे 14 टेस्ट इनकम टैक्स का हर चैप्टर के लिए एक टेस्ट है, तो टोटल 14 चैप्टर है। तो इसके लिए हम टोटल 14 टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसमें एक टेस्ट रहेगा पर इस चैप्टर के लिए। डिपेंड करता है चैप्टर का वेटेज कितना है। अगर बड़ा चैप्टर रहेगा तो वहां पे 30 मार्क रहेगा एंड अगर छोटा चैप्टर रहेगा तो वहां पे रहेगा 20 मार्क। जैसे अगर देखेंगे इनकम टैक्स में पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ये सब बड़ा बड़ा चैप्टर, तो वहां पे 30 मार्क रहेगा एंड आपका छोटा चैप्टर जैसे हाउस प्रॉपर्टी रहेगा एंड आपका रहेगा एग्जेम्प्ट इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस, बेसिक, क्लबिंग सेटअप, वहां पे रहेगा आपका 20 मार्क इच चैप्टर रहेगा। उसके बाद 11 टेस्ट रहेगा जीएसटी के लिए। तो वैसे ही रहेगा 1 टेस्ट फॉर 1 चैप्टर। तो जो वेटेज रहेगा टेस्ट का 20 से 30 मार्क्स इच रहेगा उसका वेटेज ऑफ टेस्ट। उसके बाद जब आपका पूरा ही खत्म हो जाएगा ये जो कोर्स है, तो आपको 200 मार्क का फुल टेस्ट प्रोवाइड होगा टैक्सेशन पेपर के लिए। ओनली लॉग ड्राइव के लिए 200 मार्क का पूरा टेस्ट प्रोवाइड होगा। जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे क्लासेस, तो वहां पे आपको पहला टेस्ट प्रोवाइड होगा। ठीक है, जब पूरा क्लासेस खत्म हो जाएगा तो वहां पे आपको पहले टेस्ट प्रोवाइड होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्लासेस से आप कितना मार्क्स सिक्योर करने के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। तो इसीलिए जब क्लासेस खत्म हो जाएगा तो वहां पे आपका रहेगा पहला टैक्सेशन पेपर का टेस्ट रहेगा, 100 मार्क ईच रहेगा। उसके बाद जब आप पहला रिवीजन खत्म करोगे तो वहां पे आपको सेकंड टेस्ट प्रोवाइड होगा 100 मार्क का। उसके बाद आपको उसके साथ ही एक एमसीक्यू 100 मार्क का, ओनली एमसीक्यू के लिए 100 मार्क का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, 100 मार्क का एमसीक्यू टेस्ट देना पड़ेगा। एंड ये टेस्ट सीए में भी आपका सीए में डीटी में टोटल 17 चैप्टर जो भी हम बनाए हैं बुक्स के हिसाब से आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो वहां पे टोटल 17 चैप्टर के लिए 17 टेस्ट है। तो 1 टेस्ट फॉर 1 चैप्टर जो कि 20 से 30 मार्क वो उसका रहेगा वेटेज। 20 मार्क छोटा चैप्टर के लिए, 30 मार्क बड़ा चैप्टर के लिए। उसके बाद 16 टेस्ट रहेगा आईडीटी मीन्स जीएसटी एंड कस्टम में रहेगा 16 टेस्ट। उसमें 1 टेस्ट रहेगा फॉर 1 चैप्टर, वही 20 से 30 मार्क वो वेटेज आएगा। 20 मार्क छोटा चैप्टर के लिए एंड 30 मार्क बड़ा चैप्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद पूरा 100 मार्क का 2 टेस्ट प्रोवाइड होगा, जो भी फुल टैक्सेशन पेपर जो भी आपका रहेगा यहाँ पे डीटी एंड आईडीटी। ठीक है, डीटी एंड आईडीटी का रहेगा। तो यहाँ पे हम डीटी आईडीटी का मिलकर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अलग अलग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट जो भी बोलेगा कि मेरे को डीटी अलग चाहिए एंड आईडीटी अलग चाहिए, तो उसको दोनों अलग अलग करके हम प्रोवाइड करेंगे 100 मार्क का। एंड यहाँ पे फुल एमसीक्यू रहेगा। फुल एमसीक्यू मीन्स आपका 1 नंबर या 2 नंबर जैसे एग्जाम में आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, वैसे ही आपका टेस्ट रहेगा। तो टेस्ट कैसे आप देंगे? तो टेस्ट के लिए जब आपका कोई चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए जो 14 चैप्टर एंड यहाँ पे जो 14 11 टेस्ट है एंड यहाँ पे जो 17 16 टेस्ट है, तो उसके लिए जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको 2 दिन के अंदर पढ़ना पड़ेगा। उसको चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा 2 दिन के अंदर। आपको पूरा रिविजन करना है। आपको कॉन्सेप्ट में रिविजन में टाइम नहीं लगेगा, बट आपको क्वेश्चन आंसर रिविजन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं क्लास में आपको सॉल्व करा दूंगा सब कुछ, बट आपको एक बार उसको क्लास के बाद आपको रिविजन करना है। रिविजन करने के बाद मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, तो हमारा टीम जो नंबर है 8328907471। ठीक है, तो इस नंबर में आपको बताना है कि सर हमको टेस्ट देना है ऑलरेडी ये चैप्टर का नाम बता देना है। तो आपके पास चला जाएगा क्वेश्चन चला जाएगा। तो आपको जेन्युइन तरीके से आपको उसका आंसर देना है एंड आपको वो जो टेस्ट सही से जेन्युइन तरह से आपको उसको अटेंड करना है। अटेंड करने के बाद 2 दिन के अंदर आप अटेंड कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जब टेस्ट जाएगा तो वहां पे आपको 2 घंटे के अंदर टेस्ट देना है, ऐसे नहीं है। 2 दिन के अंदर आप टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आप एक पीडीएफ करके उसको ये नंबर में भेज देना है, ये जो व्हाट्सएप नंबर में। उसके बाद मैं पर्सनली जितना टाइम हो सके तो 2 दिन के अंदर 2 वर्किंग डेज के अंदर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, प्लस जहां पे भी आप गलती करते हैं वहां पे बताऊंगा, कैसे आप उसको इम्प्रूव करोगे वो भी बताऊंगा। बट 2 दिन के अंदर वो सब प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको
अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है एंड हमको 80 प्लस रखना है, ठीक है, हमारा स्टूडेंट को 80 प्लस रखना है, तो इसलिए हम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ आ गया? तो चलो उसके बाद यहाँ पे रहेगा आपका नंबर ऑफ क्लासेस। और एक बात बता देता हूँ, ये जो टेस्ट क्या करता है, टेस्ट में बहुत सारा बेनिफिट रहता है। बेनिफिट क्या रहता है, मेन जो बेनिफिट रहता है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, क्योंकि टेस्ट अगर नहीं देंगे तो आपका फास्ट टेस्ट रहेगा आपका एग्जाम। समझ आ गया? अगर आप टेस्ट नहीं देंगे आपका फास्ट टेस्ट रहेगा आपका एग्जाम, तो इसलिए जितना हो सके उतना टेस्ट दे दीजिए। दूसरा है आपको टाइम मैनेजमेंट, कैसे आपको लिखना है जिससे कम टाइम मीन्स 100 मार्क आप अच्छे से अटेंड कर पाएंगे, इसलिए हमारा स्टूडेंट अच्छे से 100 मार्क अटेंड कर लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको टाइम मैनेजमेंट देगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपको ये जो एग्जाम हॉल का वो जो एनवायरमेंट नया नहीं लगेगा, आपको फैमिलियर हो जाएगा, टेस्ट जब देंगे आपको फैमिलियर हो जाएगा, तो बहुत चीज आपको प्रोवाइड करेगा ये जो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा टेस्ट, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस क्या रहेगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनकम टैक्स के लिए रहेगा 65 ये सीए इंटर के लिए, एंड इस क्लासेस का ड्यूरेशन रहेगा 1.3 आवर से 2 आवर के बीच रहेगा उसका ड्यूरेशन। वैसे जीएसटी का 55 क्लासेस रहेगा, एंड वैसे इस क्लासेस का ड्यूरेशन रहेगा 1.5 आवर से आपका 2 आवर्स के बीच। उसके बाद वैसे नंबर ऑफ क्लासेस सीएमए इंटर में रहेगा 140 क्लासेस, जिसमें डायरेक्ट टैक्स के लिए रहेगा 75 क्लासेस, एंड इस क्लासेस का ड्यूरेशन रहेगा 1.5 आवर से 2 आवर्स। 1.5 मीन्स यहाँ पे 1.5 घंटा, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए 70 क्लासेस रहेगा, इस क्लासेस ड्यूरेशन वही रहेगा सेम, 1.5 घंटा से 2 घंटे के बीच रहेगा ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद दोनों पॉइंट के लिए यहाँ पे कवरेज सब कुछ हम करेंगे, ठीक है, कवरेज सब कुछ करेंगे, 100% कवरेज रहेगा कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई। सी इंटर के लिए आईसीआई का पूरा ही हम कवरेज करेंगे, एंड सीएमए इंटर के लिए हम 100% कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, आईसीएमआई का हम कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्लास में क्या करेंगे, क्लास में सब कुछ रिटन इन क्लास इटसेल्फ, मींस हम जो भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ लिखवाएंगे, सब कुछ। क्यों लिखवाते हैं? टीचर लोग क्या करते हैं, ओनली बुक्स पकड़ा देते हैं, बोलते हैं कि जब क्लासेस खत्म हो जाता है स्टूडेंट को यही डाउट रहता है कहाँ से वो रिविजन शुरू करेगा, कहाँ से वो रिविजन शुरू करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट सब क्लास में लिखवाते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट जब लिखोगे ना आपको एक फैमिलियर हो जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मेरे को मैं लिखा था तो इसको मेरे को पढ़ना है, तो आपके पास आ जाएगा कि इतना मोटा जो भी 2 पेपर के लिए जो नोट है उसको ही आपको पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आपको इतना मोटा बुक्स पकड़ा दूंगा तो आप कैसे रिविजन शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? जो लिखा हुआ होगा आपके हाथ से तो वो आपको ज्यादा फैमिलियर लगेगा, एंड आपको माइंडसेट आ जाएगा कि इतना पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट ज्यादा बार लिखवाते हैं, एंड कॉन्सेप्ट लिखने से क्या होता है, आप 5 बार पढ़ोगे 1 बार लिखने के साथ समान है, तो इसीलिए हम लिखवाते हैं। 5 बार तो पढ़ाते हैं, रिविजन करते हैं 8 टाइम, बट उसके साथ भी लिखवाते हैं आपको, ठीक है, टाइम देकर लिखवाते हैं। उसके बाद आपका सब क्वेश्चन हम क्लास में ही कवर करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है हम ऐसे आपके लिए कुछ भी होमवर्क नहीं छोड़ेंगे, 1-2 अगर होमवर्क भी देंगे तो नेक्स्ट डे में हम ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो हम होमवर्क क्यों देते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट घर जाएगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ पढ़ने के लिए कुछ है, तो वो इनकम टैक्स एंड जीएसटी पढ़ेगा। समझ आ गया? तो यहाँ पे हम सब कुछ ऐसे तो सब कुछ हम सॉल्व कर देते हैं क्लास में, कोई भी होमवर्क नहीं रहता है, ऐसे ही होमवर्क दे देता हूँ बट सॉल्व नहीं करता हूँ क्लास में नेक्स्ट डे में। उसके बाद यहाँ पे 100% डाउट सॉल्विंग रहेगा, क्योंकि मेरा ही पर्सनल मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड होगा, जिससे आपको 24 आवर जहाँ पे भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट हो, ऐसे तो मैं बाहर का स्टूडेंट को ही मेरा जो नंबर बता दिया हूँ, जैसे वो सब फोन करते हैं मेरे को एग्जाम के टाइम की साल क्या करेंगे ये करेंगे, तो मैं ऐसे फ्रेंड के हिसाब से या गार्डियन के हिसाब से या फैमिली के मेंबर के हिसाब से उसको समझा देता हूँ कि हाँ ऐसे आप अटेंड करो एग्जाम को, एंड वो भी अच्छा मार्क्स सिक्योर करते हैं, वो ज्यादा मेरे को खुशी देता है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच में हम पढ़ेंगे, जैसे आपका आगे जाकर आर्टिकल्स आएगा ट्रेनिंग, जिससे आपको 3 साल करना पड़ेगा सीए इंटर में, सीएमए इंटर में भी आपका 1.5 साल का एक ट्रेनिंग है, उसमें भी आपको हेल्प होगा, जिससे क्योंकि जीएसटी इनकम टैक्स पूरा प्रैक्टिकल है, तो इसलिए हम प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ाएंगे, ठीक है, जो भी आर्टिकलशिप में हेल्प करेगा एंड ट्रेनिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद क्लास विद फन अप्रोच हम पढ़ाएंगे। क्लास विद फन अप्रोच क्या है, तो मेरे स्टूडेंट का एक दिन में 3-4 क्लासेस रहता है, तो इसलिए वो पूरा दिमाग पूरा ज्यादा ही हैंग हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं क्लास में गाना चलाते हैं। गाना ज्यादा लाउडली नहीं रहेगा, स्लोली रहेगा, जिससे थोड़ा माइंड रिफ्रेशिंग आ जाएगा, एंड वहां पे दिक्कत कुछ नहीं होगा। हम लाउडली गाना नहीं चलाते हैं, स्लोली चलाते हैं, बैकग्राउंड में कुछ गाना अगर चलेगा अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। हम जब पढ़ रहे थे तो वहां पे कुछ गाना वाना ही नहीं था, ऐसे ही बोरिंग से हम पढ़ के क्लास आते थे। दिन में 4-4 क्लासेस रहता था, प्लस उसके साथ आर्टिकल भी रहता है। हम डायरेक्ट एंट्री में गए थे तो इसलिए बोरिंग था, बट हम वो जो बोरिंग फेस किए हैं तो इसलिए हम स्टूडेंट को थोड़ा गाना चला देते हैं क्लासेस में। उसके बाद एनर्जेटिक क्लास प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर का क्या होता है कि क्लास में ही उनको जो स्टूडेंट को नींद आ जाता है, बट हम जानते हैं इस बार, तो इसलिए हम एनर्जेटिक वे में पढ़ाते हैं, जिससे स्टूडेंट का एनर्जी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे रहेगा, एंड वो
अच्छे से पढ़ पाएगा। तो ये आपका रहेगा, ये क्लासेस के बारे में पूरा डिटेल्स रहेगा। टाइम ठीक है लगा, बट हम अच्छे से पढ़ा दिया, आधा घंटा लगा ठीक है, बट हम अच्छे से इसको डिस्कशन कर लिया। बट आपके लिए यहाँ पे क्या काम रहेगा, तो आपको यहाँ पे 2 नोट बनाना है, ठीक है। आपको बोथ सीए इंटर एंड सीए में इंटर के लिए यहाँ पे 2 नोट आपको बनाना है, 2 नोट बनाना है यहाँ पे। इनकम टैक्स आईटी या डीटी, आईटी में इनकम टैक्स, डीटी में डायरेक्ट टैक्स के लिए 2 नोट बनाना है। एक रहेगा आपका कॉन्सेप्ट नोट, ठीक है, एक रहेगा कॉन्सेप्ट नोट रहेगा, दूसरा रहेगा आपका क्वेश्चन नोट, ठीक है, जिससे आपके पास सब कुछ क्वेश्चन एंड ये जो नोट में सब कुछ आ जाएगा, क्वेश्चन नोट आ जाएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका इनकम टैक्स एंड डीटी के लिए। वैसे जीएसटी एंड आईडीटी के लिए भी वैसे ही रहेगा, 2 नोटबुक बनाना है। एक रहेगा कॉन्सेप्ट नोट, मोटा थोड़ा बनाना है इसको, ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट को थोड़ा मोटा बनाना है। मैं तो प्रोवाइड करता हूं, बट उसको आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा रहेगा क्वेश्चन नोट रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको बनाना है। तो चलो, यहाँ पे आपका जो भी क्लासेस के बारे में डिटेल्स था सब कुछ हम प्रोवाइड कर चुके हैं और बता चुके हैं। उसके बाद हम आज का पहला क्लास शुरू करते हैं, जो कि रहेगा इनकम टैक्स के बारे में। पहले हम इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद हम जीएसटी एंड अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी असली पढ़ाई शुरू करते हैं। क्या पढ़ाई करेंगे? इनकम टैक्स पढ़ाई करेंगे। इनकम टैक्स ना? नहीं, उससे पहले हम टैक्स क्या है वो तो आपको जानना पड़ेगा, टैक्स क्या है एंड उसका हिस्ट्री क्या है उसको सब जानना पड़ेगा। ये जो टैक्स एंड उसका हिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ टैक्स ये सब हम जीएसटी में कवर किए हैं, क्योंकि जीएसटी का सिलेबस थोड़ा कम है, इसीलिए इनकम टैक्स का जो कॉमन पार्ट है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी में जो कॉमन पार्ट है उसको हम जीएसटी में डाल दिए हैं। जीएसटी में हम अच्छे से पढ़ेंगे टैक्स क्या है एंड उसका टाइप्स ऑफ टैक्स क्या है। बट अभी पढ़ाई शुरू करेंगे टैक्सेशन, तो टैक्स क्या है आपको जानना पड़ेगा। तो चलो हम पहले टैक्स क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद आपके लिए अच्छा होगा टैक्स को शुरू करने के लिए पढ़ाई। तो चलो टैक्स क्या है पहले देख लेते हैं। तो हम जो देख रहे हैं, हमारा जो आउटसाइड में एटमोस्फेयर में जो भी देख रहे हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, ब्रिज, यूनिवर्सिटी। मैं जब आपको बताऊंगा लिखने के लिए तो तब आप लिखोगे, अभी आप ओनली सुनिए। ये सब हम जीएसटी में कवर करेंगे एंड अच्छे से कवर करेंगे, बट अभी के लिए टैक्स क्या है आपको जानना पड़ेगा, क्या है टैक्स। तो जो भी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेस देख रहे हैं, ऑफिस, ये सब कौन कर रहा है? आप लोग सोचते होंगे कि ये गवर्नमेंट कर रहा है, ठीक है, आप सोचते होंगे कि ये सब गवर्नमेंट बना रहा है अपने पैसों से। गवर्नमेंट बना रहा है, उसका पैसों से गवर्नमेंट बना रहा है। आप सोचते होंगे ना गवर्नमेंट बना रहा है, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। गवर्नमेंट नहीं बना रहा है, अपने पैसों से नहीं बना रहा है। गवर्नमेंट बना रहा है सही है, बट अपने जेब से वो पैसा निकालकर बना नहीं रहा है। वो कहां से पैसा लाता है? तो हमारे जैसे पीपुल से एंड जो भी लोग से वो लेता है पैसा एंड उनसे वो बनाता है। जो सब देख रहे हैं, रोड, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हॉस्पिटल, सब हमारे जैसे लोग से लेकर वो उससे पैसों से बना रहा है। क्या? ये सब गवर्नमेंट ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो कैसे लेता है? टैक्स के हेल्प से, मीन्स टैक्स लगाकर लेता है पैसा, ठीक है। आप सोचते हो ये सब गवर्नमेंट अपने जेब से बना रहा है, नहीं, ये सब हमारे जैसे लोग से टैक्स जो भी देते हैं उससे वो बना रहा है। ये सब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बना रहा है। आप लोगों टैक्स नहीं पढ़े थे पहले, तो इसलिए आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये हमारे जैसे लोग से वो लेकर पैसा बना रहा है। तो हम जो भी पैसा देते हैं टैक्स के मुताबिक, तो उसको लेकर वो सब बना रहा है, रोड, स्कूल, कॉलेज, ये सब बना रहा है। तो टैक्स कैसे लेता है?
जो पर्सन का इनकम ज्यादा है तो उसके ऊपर वो टैक्स उतना लगाएगा, जो पर्सन का इनकम कम है उसके ऊपर कम टैक्स लगाएगा। तो ये जो टैक्स इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ टैक्सेस है जो कि हम डायरेक्ट ही टैक्स देते हैं, जो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं जहां पे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर हम देते हैं टैक्स, तो उसको भी गवर्नमेंट लेकर, ये सब गवर्नमेंट का ऑफिस है, स्कूल कॉलेज ये सब बना रहा है गवर्नमेंट। तो टैक्स क्या है? टैक्स कोई भी डोनेशन या आपका गिफ्ट नहीं है, आपका मन जब करे आप देना है। वो कोई भी डोनेशन या गिफ्ट नहीं है, वो एक कंपलसरी, ठीक है, वो एक कंपलसरी लेवी है। तो टैक्स एक वॉल्यूंटरी पेमेंट या गिफ्ट नहीं है या डोनेशन नहीं है, ये एक एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपके ऊपर गवर्नमेंट केस कर सकता है। एनफोर्सेबल आप लॉ में पढ़ेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी आप फाउंडेशन में पढ़ के आए होंगे। तो एनफोर्सेबल मीन्स जिसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, लीगली केस कर सकते हैं, कहां पे? कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं एनफोर्सेबल। तो ये एक एनफोर्सेबल है। अगर आप इसको नहीं देंगे तो आपके ऊपर टैक्स अगर नहीं देंगे तो उसके ऊपर गवर्नमेंट केस कर सकता है कोर्ट में। तो ये एक एनफोर्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन है पर्सुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के हिसाब से ये एक एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है? ये सब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है जो टैक्स इंपोज करते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स इंपोज करता है, एंड आपका स्टेट गवर्नमेंट वैट, पहले वैट था अभी जीएसटी इंपोज कर रहे हैं। तो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करते हैं, एंड यूनियन टेरिटरी भी टैक्स इंपोज करते हैं। तो टैक्स क्या है? ये आपका जीएसटी में है, ये जो टैक्स का कॉमन पार्ट है जो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में है, पूरा होल टैक्स के ऊपर हम पढ़ेंगे कहां पे? जीएसटी में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं टैक्स क्या है। तो टैक्स इज नॉट ए टैक्स, आप मत लिखिए, नॉट ए वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। ये एक वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन या डोनेशन नहीं है, नॉट ए वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन या डोनेशन। टैक्स क्या है? टैक्स इज एन एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसके ऊपर केस कर सकते हैं। एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन है किसके पर्सुएंट है? पर्सुएंट यानी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है। उसके बाद ये क्या है? टैक्स। हम जो टैक्स इज नथिंग बट द अमाउंट पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट यूज फॉर पब्लिक सर्विसेज। इसको यूज करता है पब्लिक सर्विस देने के लिए। जैसे यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है, रोड, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करता है कौन? ये जो गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेगा? जो भी टैक्स वो कलेक्ट करता है उससे वो सब पब्लिक सर्विसेज देता है बाय वे ऑफ स्कूल, कॉलेज एंड बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग, हॉस्पिटल, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करता है, कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। तो टैक्स इज नथिंग, टैक्स इज नथिंग what the amount paid by the people which is used by government। गवर्नमेंट मीन्स जीओबीटी, हम गवर्नमेंट शॉर्ट में जीओबीटी लिखेंगे। गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसको यूज करता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये है टैक्स। टैक्स क्या है? वो एक वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, डोनेशन नहीं है। जब आपका मन करे टैक्स दें, जब आपका मन नहीं करे तो आप टैक्स नहीं देंगे, ऐसे नहीं है। वो एक एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जिसको कंपल्सरी देना पड़ेगा पर्सुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। आप टेंशन मत लीजिए, आपका ये जीएसटी में अच्छे से मैं आपको करा दूंगा। उसका टैक्स इज नथिंग बट द अमाउंट पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट व्हिच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। तो ये है टैक्स। उसका टैक्स कब आया था? हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं, हिस्ट्री क्या है टैक्स का।
तो पहले टैक्स लगा था कब? 1860 में। 1860 में टैक्स लगा था पहले। तो 1860 में, इन द ईयर ऑफ 1860 में टैक्स पहले इंपोज हुआ। कहां पे? इंडिया में। इज इम्पोर्ट्स इन इंडिया। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए आपको बताना पड़ेगा टैक्स क्या है। पहले आप जान लीजिए टैक्स क्या है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप टैक्स कहां से आया, कैसे आया, हिस्ट्री क्या था, अगर आपको पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट मैं चला जाऊंगा इनकम टैक्स क्या है, तो आपको समझ नहीं आया ना। इसीलिए मैं आपको टैक्स का हिस्ट्री क्या है, टैक्स क्या है, एंड वो कहां से आया है, कैसे इंपोज होता है, ये सब जानना पड़ेगा। ये कंपलसरी है आपके लिए, जानना पड़ेगा। क्योंकि हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो उसका पूरा रूट जानना पड़ेगा हम लोगों को। तो 1860 में इंपोज किए थे कौन? सर जेम्स विल्सन ने। तो इसको इंपोज किए थे सर जेम्स विल्सन ने। किसके लिए? ये सब आपका जीएसटी में और एक बार पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप समझिए क्या है ये। तो इसको कौन इंपोज किए थे? सर जेम्स विल्सन ने। किसके लिए? जो 1857 में हुआ था मिलिट्री वार, उसमें जो लॉस हुआ था उसको रिकवर करने के लिए ये टैक्स इंपोज किए थे इंडिया में पहली बार 1860 में। इंपोज सर जेम्स विल्सन फॉर रिकवर the loss occurred in military war on 1857 में। समझ आ गया? उसके बाद बहुत सारा टैक्स आया, अमेंडमेंट आया, उसके बाद एक्चुअली टैक्स आया। बट अगर हिस्ट्री आप जानना चाहते हो तो हिस्ट्री पहले आया था 1860 में, इंपोज किए थे सर जेम्स विल्सन ने। उसके बाद और बहुत सारा अमेंडमेंट आया है टैक्स में, एंड इनकम टैक्स उसमें लगा। बट ये रिकवर द लॉस, रिकवर करने के लिए जो लॉस हुआ था मिलिट्री वार या मिलिट्री म्यूटिनिटी में, जो कि हुआ था 1857 में, उसको रिकवर करने के लिए ये इंपोज हुआ था ये आपका टैक्स। हिस्ट्री पता चल गया है। तो टैक्स किसको बोलते हैं समझ आया। एंड ये किसके ऊपर लगता है? एंड ये इनको के ऊपर लगता है। एंड टैक्स 2 टाइप्स का टैक्स है। इसको भी हम जीएसटी में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जीएसटी में इसका क्वेश्चन है। तो टैक्स मेनली 2 टाइप्स का है। कुछ है डायरेक्ट टैक्स और कुछ है इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स 2 टाइप्स का है, कुछ डायरेक्ट टैक्स है और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है जो हम पढ़ेंगे? इनकम टैक्स। अभी जो पढ़ेंगे इनकम टैक्स है। इसको मैं अच्छे से लिखवाऊंगा आपका जीएसटी में। आप कुछ भी मत लिखिए, आप ओनली सुनिए एंड इसको समझिए। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या है आपका जो पढ़ेंगे हम? जीएसटी है। जीएसटी है और एक है कस्टम ड्यूटी, जो हम फाइनल में पढ़ेंगे। कस्टम ड्यूटी है और बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस था, जो कि था वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स था, कस्टम ड्यूटी अभी भी है, एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था। ऐसे 17 टाइप्स का टैक्सेस था, बट सब हटके जीएसटी आ गया है। तो हम अभी जीएसटी पढ़ेंगे, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में अभी 2 टैक्सेस बचा है, एक है जीएसटी और एक है कस्टम ड्यूटी। एंड डायरेक्ट टैक्स में क्या है? इनकम टैक्स है, जो हम पढ़ेंगे अभी। तो ये टैक्सेस तो पहले देख लेते हैं टैक्सेस क्या है। तो आपका टैक्सेस जो भी आप देख रहे हैं, ब्रिज, रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब कंस्ट्रक्ट गवर्नमेंट करता है, आप सोचते होंगे, बट वो गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, हमारे जैसे लोग से टैक्स कलेक्ट करके उसको यूज करता है ये सब कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो टैक्स क्या है? टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। जब मन करे दें, जब मन नहीं करेगा तो वहां पे नहीं देंगे, वैसे नहीं है। टैक्स इज एन एनफोर्स कंट्रीब्यूशन पर्सुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है। उसमें टैक्स इज नथिंग बट द अमाउंट पेड बाय द पीपुल, टू द गवर्नमेंट, which is government used for providing the public services such as by way of construction of road, bridge construction और any आपका हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सब कंस्ट्रक्ट करता है। उसका हिस्ट्री क्या था टैक्स का? हिस्ट्री है आपका, हिस्ट्री है ये पहले 1860 में इंपोज हुआ था। कौन इंपोज किए थे? सर जेम्स विल्सन ने। किसके लिए? फॉर रिकवरिंग द लॉस ऑकर्ड इन द मिलिट्री वार, जो कि 1857 में हुआ था। एंड टैक्सेस 2 टाइप्स का है, पहला है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी।
और एक बार बता देता हूँ, डायरेक्ट टैक्स मीन्स जो डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, मीन्स हमारे जैसे पीपल डायरेक्टली टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, ये है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन्स इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, हम डायरेक्टली पेड करते हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, पेड टू गवर्नमेंट, ये है डायरेक्ट टैक्स। आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम जीएसटी में पढ़ेंगे। हम डायरेक्टली पेड करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स जो हमारे इनकम के ऊपर डायरेक्टली देते हैं। बट ये जो इनडायरेक्ट टैक्स, नॉट डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, मीन्स यहाँ पे कलेक्ट एक पर्सन करता है बट पेड करता है और एक पर्सन, ठीक है। नॉट डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, ये डायरेक्टली पेड नहीं होता है गवर्नमेंट को। मीन्स हम पहले जाते हैं दुकानदार को टैक्स देते हैं, जो भी हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो टैक्स इंक्लूड करके हमारे से पैसा लेता है, उसके बाद वो टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पेड नहीं करते हैं हम टैक्स, हम इनडायरेक्टली पेड करते हैं, क्या पे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, इसीलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। समझ आ गया, इसको आप टेंशन मत लीजिए, ये जो बताया हूँ अच्छे से हम पढ़ेंगे जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी का सिलेबस थोड़ा कम है। अगर हम इनकम टैक्स, एक तो ज्यादा सिलेबस है, उसके ऊपर अगर हम जो कॉमन पार्ट को डाल देंगे इनकम टैक्स में तो आपका सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा इनकम टैक्स का। इसीलिए हम जो भी एक्स्ट्रा चीज मीन्स जो कॉमन पार्ट है उसको हम जीएसटी में डाल दिए हैं, तो आपके लिए जीएसटी इनकम टैक्स लगभग सेम हो जाएगा एंड कुछ कम लगेगा आपको कि हाँ हम कम पढ़ेंगे इनकम टैक्स। क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इनकम टैक्स में इतना डाल देते हैं कि आपको लगेगा कि इनकम टैक्स ही 100 मार्क आएगा। नहीं, इनकम टैक्स 100 मार्क नहीं आता है आपका सिलेबस में, इनकम टैक्स 60 मार्क का आता है। इसीलिए हम 60 मार्क में जितना होना चाहिए उतना पढ़ेंगे, नहीं कि हम पूरा 100 मार्क का पढ़ेंगे इनकम टैक्स में। तो चलो उसके बाद एक्चुअली चलते हैं हमारे इनकम टैक्स। ये आपको समझ आ गया, आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो इनकम टैक्स एंड जीएसटी पेपर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको अच्छे से करा दूंगा इनकम टैक्स एंड जीएसटी। एंड आपको घर में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ भी घर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका पूरा ही सिलेबस यहीं पे हो जाएगा। आप, मैं जो भी बोल रहा हूँ इसको अच्छे से सुनते जाइए एंड मेरे साथ बोलते जाइए, तो आप लोगों का हो जाएगा। तो क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, तो क्या क्या पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, एनफोर्स एक कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि पर्सुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। उसके बाद टैक्स इज नथिंग बट द अमाउंट पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट व्हिच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल। उसके बाद है हिस्ट्री क्या था, पहले वो इम्पोज हुआ था 1860 में, जो इम्पोज किए थे सर जेम्स विल्सन ने, किसके लिए, फॉर रिकवरिंग द लॉस ऑकर्ड इन द मिलिटरी वॉर, जो कि हुआ था 1857 में। उसका टैक्स टू टाइप्स का है, पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स जो हम अभी पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स अभी दो इनडायरेक्ट टैक्सेस बचा है, जो कि जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप लोग सुने होंगे, एंड दूसरा है कस्टम ड्यूटी। एंड डायरेक्ट टैक्स है जो कि हम डायरेक्टली पेमेंट करते हैं टैक्स टू दी गवर्नमेंट। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जिसमें हम इनडायरेक्टली पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को टैक्स, बट डायरेक्टली पेमेंट नहीं करेंगे। तो चलो अभी एक्चुअली इनकम टैक्स शुरू करते हैं। तो आ जाइए, हमारा इनकम टैक्स बुक को आ जाइए, तो वहां पे हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स क्या है। तो आ जाइए, इनकम टैक्स क्या है उसको पढ़ते हैं। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन एंड टैक्स रेट चैप्टर है। ये जो पहला चैप्टर है इनकम टैक्स का, इंट्रोडक्शन एंड टैक्स रेट चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन में हम पहले ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स देखेंगे एंड ये डील कर रहा है 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, ये 1961, इसको याद रखिए आप लोग, क्योंकि ये एक्ट पूरा ही आएगा, आपको लिखना है जहां पे। आप इतना टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा टैक्सेस जो आपका सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर आपको याद करा दूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट है, आप उसका टेंशन मत लीजिए एंड घर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आ जाइए, पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या क्या है देख लेते हैं। एंड एक है टैक्स रेट। तो टैक्स रेट को हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, मींस बेसिक कुछ इनकम टैक्स कोई भी चैप्टर में जानने के लिए हम पहले देखते हैं उसका बेसिक क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। कोई भी एक्ट या कोई भी आपको चैप्टर को जानने के लिए आपको पहले उसका बेसिक एंड इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा। अगर आप बेसिक एंड इंट्रोडक्शन जान लेते हैं तो उसके बाद वो इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट चैप्टर आपको कंपल्सरली पहले समझना पड़ेगा कि चैप्टर का बेसिक क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। तो पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है एंड वो कहां से आया था। अभी हम शुरू करें इनकम टैक्स। हम टैक्स खत्म किए अभी,
अभी हम इनकम टैक्स में घुसेंगे एंड इनकम टैक्स को ही पढ़ेंगे, इनकम टैक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ओनली एंड ओनली फॉर इनकम टैक्स। तो आ जाइए, पहला है ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। तो ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया क्या है? पहला है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टैक्सेस इन डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का मोस्ट सिग्निफिकेंट टैक्सेस क्या है? इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स को ही हम बोलते हैं इनकम टैक्स, या इनकम टैक्स के ही बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो सिग्निफिकेंट टैक्सेस मींस मोस्ट इंपोर्टेंट टैक्सेस है, ठीक है। सिग्निफिकेंट जिसको हम देख सकते हैं एंड इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट टैक्सेस क्या है? इंपोर्टेंट है डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स है मोस्ट सिग्निफिकेंट टैक्सेस इन डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का मेन इंपोर्टेंट टैक्स कौन है? इनकम टैक्स। तो इसीलिए हम जो भी बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स वो इनकम टैक्स ही समझते हैं। उसके बाद और क्या है? द पार्लियामेंट हैज एम्पावर्ड बाय एंट्री नंबर 82 ऑफ द इंडियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 टू आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा एंट्री नंबर डील करता है इनकम टैक्स को? तो एंट्री नंबर 82 एंट्री नंबर ये डील कर रहा है इनकम टैक्स। एंट्री नंबर 82 किसका है? यूनियन लिस्ट। तो हमारा 3 लिस्ट है। पहला है यूनियन लिस्ट जो कि हम जीएसटी में पढ़ेंगे। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है? जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है वो लेवी एंड कलेक्ट करेगा टैक्सेस। एंड स्टेट लिस्ट क्या है? स्टेट लिस्ट में जहां पे स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पावर है वो लेवी एंड कलेक्ट करेगा टैक्सेस। उसके बाद और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पार्लियामेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर वहां पे लॉ बनाएंगे एंड कलेक्ट करेंगे टैक्सेस। तो ये कौन सा लिस्ट का है? ये यूनियन लिस्ट का। जो पहला लिस्ट का एंट्री नंबर है 82, शेड्यूल 7 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 246 है, ठीक है। इसको आप याद रखिए, जो कि है आपका एंट्री नंबर 82 है। एंट्री नंबर 82 7 शेड्यूल ऑफ यूनियन लिस्ट एंड आपका आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ये याद रखना पड़ेगा। तो क्या क्या है? पहला है एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे चार चीज आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है ये है आपका एंट्री नंबर 82 है, दूसरा है 7 शेड्यूल, तीसरा है यूनियन लिस्ट, चौथा है आपका बोलिए आर्टिकल नंबर 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? टू लेवी टैक्स ऑन ऑल इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहाँ पे लेवी करेंगे टैक्स ऑन एवरी इनकम, मीन्स ऑल इनकम के ऊपर टैक्स लेवी होगा। अदर देन क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता है। इसीलिए हम इनकम टैक्स में आपका जो 3rd चैप्टर वहां पे पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम के लिए एग्जेम्प्ट इनकम चैप्टर पढ़ेंगे, जहां पे एग्रीकल्चरल इनकम आपका बहुत सारा इनकम जो कि एग्जेम्प्ट हो जाता है उसको हम पढ़ेंगे। बट ये जो टैक्स लगता है ऑल इनकम के ऊपर लगता है, बट एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर नहीं लगता है। तो चलो क्या क्या पढ़े हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या? मेरे तरफ देखो क्या क्या पढ़े हैं। पहला है ये इनकम टैक्स मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स। उसके बाद ये पावर कौन देता है इसको? पार्लियामेंट हैज एम्पावर्ड। पार्लियामेंट इसको एम्पावर दिया है कि जो कि एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू लेवी टैक्स ऑन ऑल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम के छोड़कर जो भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। समझ आ गया? तो ये है टैक्स। ये एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैं आपको याद करा दूंगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद क्या क्या कंपोनेंट है इनकम टैक्स में? तो इनकम टैक्स में क्या क्या कंपोनेंट है? वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। तो क्या क्या कंपोनेंट है इनकम टैक्स में? वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। क्या क्या कंपोनेंट है इनकम टैक्स में? तो आपको इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, तो चलो पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। तो पहले है द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो भी लेवी होगा, मीन्स जो चार्ज होगा, इम्पोज होगा इनकम टैक्स इंडिया में, उसको गवर्न कौन करेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसको आप याद रखिए।
हर क्वेश्चन में आपका आएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि गवर्न करता है लेवी ऑफ इनकम टैक्स के लिए। ठीक है, तो ये गवर्न करता है इनकम टैक्स लेवी करने के लिए। तो ये कौन है, इसको अगर याद रखना है तो याद रखने के लिए आप इसको अपना माँ समझिए। ठीक है, ये है मदर हमारा, जो कि वो गवर्न करता है। जो कोई भी बच्चे के लिए जब कोई भी एक्ट आता है जिसको गवर्न कौन करता है, कोई भी बच्चे के लिए तो गवर्न करता है माँ बाप है। तो इसमें से माँ है जो कि यही इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स के लिए इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, माँ है जो गवर्न करता है। जो भी पढ़ेंगे हम इनकम टैक्स में, माँ जो भी बताएंगे हम वही पढ़ेंगे। जैसे माँ जो भी बताते हैं खाने के लिए हम वही खाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो वैसे इनकम टैक्स में जो भी पढ़ेंगे वो बताएंगे कौन, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसको आप याद रखने के लिए मदर आप याद रखिए, माँ है। उसके बाद once the finance bill is approved by the parliament and gets the assent of the president, it becomes finance act। तो फाइनेंस एक्ट जब हमारा फाइनेंस बिल जब पास होता है, अप्रूव होता है कहां पे, पार्लियामेंट में, उसके बाद असेंट किससे लेता है, मींस अप्रूवल किससे लेते हैं, प्रेसिडेंट, जो हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनसे ये जब असेंट ले लेगा, परमिशन ले लेगा, तो वहां पे वो बन जाएगा फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट कौन है, जो हमारा पापा है, फादर है। तो यहाँ पे फाइनेंस एक्ट क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं आपको याद करा रहा हूं। तो ये है फादर, फाइनेंस एक्ट है फादर। तो पहले लेवी होगा इनकम टैक्स इन इंडिया गवर्न बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि माँ है। उसके बाद एक बार फाइनेंस बिल, जब हमारा फाइनेंस बिल लेकर जाते हैं पार्लियामेंट, उसके बाद वो पास हो जाएगा। फाइनेंस बिल कौन लेता है, हमारा जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो फाइनेंस बिल लेकर जाएगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी है, वो लेके जाएगा फाइनेंस बिल। उसके बाद वो अप्रूव कहां पे होगा, हमारा पार्लियामेंट में अप्रूव होगा। उसके बाद उसको असेंट देंगे कौन, परमिशन कौन देंगे, अप्रूवल कौन देंगे, जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद। वो रामनाथ कोविंद जी उसको अप्रूवल या असेंट देने के बाद वो बन जाएगा फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट जो भी बताएगा वो इनकम टैक्स करेगा, तो वो है फादर। मींस इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर और एक एक्ट है जो कि फाइनेंस एक्ट है, जो कि है फादर। माँ के ऊपर बाबा है हमारा, तो बाबा जो भी बोलेंगे माँ वही काम करेंगे। तो इसलिए फादर सबसे घर का सबसे हेड है, इसीलिए फादर है फाइनेंस एक्ट, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर और एक है फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट है बाबा है। उसके बाद चलो चलते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट है माँ एंड फाइनेंस एक्ट है बाबा। उसके बाद आगे चलते हैं, दी सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसको आगे पढ़ेंगे सीबीडीटी। तो सीबीडीटी आपको लिख लीजिए, सीबीडीटी कौन है, यहाँ पे लिख लोगे, अभी नहीं है, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। तो सीबीडीटी है इज एम्पावर्ड, सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक rules for carrying out the purpose of this act. These rules are collectively called as income tax rules. तो और एक चीज हम पढ़ेंगे जो कि इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स रूल 1962, कुछ रूल्स पढ़ेंगे एक्ट को, एक्ट में हेल्प के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्ट को समझने के लिए कुछ रूल पढ़ेंगे। तो रूल को कौन इशू करता है, तो रूल्स को इशू करता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जैसे हमारा इनकम टैक्स का हेड अगर आप बोलोगे कौन है, तो वो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वैसे जीएसटी में हम पढ़ेंगे सीबीआईसीए, तो ऐसे सीबीडीटी है हेड इनकम टैक्स में, जो रूल प्रोवाइड करते हैं इनकम टैक्स में इजी के लिए, इज ऑफ डूइंग के लिए एंड कोई भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सीबीडीटी यहाँ पे रूल इशू करते हैं एंड रूल को मानना पड़ेगा। जो भी टैक्स पेयर है, जो भी हमारे जैसे लोग हैं जो टैक्स देते हैं, उनको मानना पड़ेगा रूल। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इनकम टैक्स एंड कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द इनकम टैक्स के लिए है रूल। तो हम इनकम टैक्स रूल 1962 को भी पढ़ना पड़ेगा ये इनकम टैक्स के साथ। तो इनकम टैक्स में तीन चीजें आ गए हैं। और इनकम टैक्स रूल कौन है, तो इनकम टैक्स रूल है, इसको क्या बोलते हैं हमको याद रखने के लिए, तो ये है हमारा ब्रदर सिस्टर, भाई बहन है, जो कि हेल्प करते हैं हमें कोई भी डिसीजन में। ब्रदर सिस्टर है, भाई बहन है, जो कि हमको हेल्प करते हैं कोई भी डिसीजन के लिए। तो क्या क्या पहले पढ़े हैं, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे जो कि माँ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे जो कि बाबा है, वो माँ के ऊपर है, जो कि है हमारा फाइनेंस एक्ट
ऊपर है इनकम टैक्स एक्ट का। उसके बाद हम इनकम टैक्स रूल 1962 पढ़ेंगे जो कि हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम टैक्स के लिए। वो इनकम टैक्स को समझने के लिए हेल्प करेगा एंड इसको इशू करेगा कौन? सीबीडीटी। सीबीडीटी इसको इशू करेगा एंड वो कौन है? भाई बहन है जो कि हमको हेल्प करते हैं कोई भी डिसीजन में, जैसे इनकम टैक्स को वो हेल्प करेंगे कोई भी डिसीजन के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं। सर्कुलर है, सर्कुलर आर इशूड बाय द सीबीडीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद द क्लैरिफाई डाउट अबाउट सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द प्रोविजन। तो सर्कुलर उसके बाद इशू करेगा कौन? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो इशू करेगा सर्कुलर। सर्कुलर कौन है? जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है, वो कभी भी मन करे तो आ जाते हैं, जिसको सीबीडीटी सेंड करता है, मींस इशू करता है सीबीडीटी। अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक है, कोई भी डाउट होता है हमारा इनकम टैक्स प्रोविजन में, तो वहां पे क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर इशू कौन करता है? जो हमारा सीबीडीटी सर्कुलर इशू करता है। तो ये है सर्कुलर कौन है? सर्कुलर है फ्रेंड्स रिलेटिव है, ठीक है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव है जो जब मन करे आ जाते हैं। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव है सर्कुलर, रिलेटिव से, ठीक है। तो ये चार चीज है। पहला है इनकम टैक्स एक्ट जो कि गवर्न करता है इनकम टैक्स को। उसके बाद है हमारा फाइनेंस एक्ट, वो कैसे आता है? जब फाइनेंस बिल अप्रूव हो जाता है पार्लियामेंट में, वो जाता है अप्रूव होने के लिए, पार्लियामेंट अप्रूव होने के बाद हमारा प्रेसिडेंट साहब ने उसको आसन देते हैं, उसके बाद वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। उसके बाद है सीबीडीटी, वो एम्पावर होता है रूल इशू करने के लिए। जो रूल इशू करता है उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं इनकम टैक्स रूल 1962। उसके बाद सर्कुलर इशू करता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कोई भी डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स, तो इसको सर्कुलर बोलते हैं। सर्कुलर है हमारा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। उसके बाद लास्ट है द स्टडी ऑफ केस लॉ इज एन इंपोर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो हमको भी स्टडी ऑफ केस लॉ पढ़ना पड़ेगा, इज एन इंपोर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ को समझने के लिए हमको स्टडी ऑफ केस लॉ पढ़ना पड़ेगा। केस लॉ आपके इंटर सिलेबस में नहीं है, वो फाइनल में है, तो वहां पे हम केस लॉ डिस्कशन करते हैं, बट आपको केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई भी हेल्प चाहिए तो हम जाते हैं कहाँ पे? फैमिली में कोई भी हेल्प चाहिए तो जाते हैं कहाँ पे? ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, तो उनके पास जाते हैं। वैसे कोई भी हमारा डाउट होगा इनकम टैक्स में तो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो वहां पे हम जाते हैं कहाँ? किसके पास? जो हमारा केस लॉ मीन्स जज, जो कोर्ट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं उसको उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो स्टडी ऑफ केस लॉ, स्टडी ऑफ केस लॉ पढ़ना पड़ेगा जो कि ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर है, स्टडी ऑफ केस लॉ है। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ केस लॉ है जो कि हमारा ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है। ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर है। तो चलो इसको और एक बार याद करते हैं क्या क्या पढ़े हैं। आ जाओ क्या क्या पढ़े हैं। पहले है इनकम टैक्स इज एन मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद इनकम टैक्स को पार्लियामेंट एम्पावर है टू एम्पावर्ड बाय एंट्री नंबर 982, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद वो एम्पावर है कि लेवी टैक्स करेगा ऑल इनकम के ऊपर एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर जो भी इनकम है उसके ऊपर एम्पावर है टैक्स लगाने के लिए। उसका कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्या है? 5 चीज है कंपोनेंट। पहला है जो आपका है इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स को समझने के लिए, जो कि है मदर है। उसके बाद कौन है? फादर है। फादर मींस फाइनेंस एक्ट, वंस फाइनेंस बिल इज अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, उसके बाद वो आसन दे देके कौन? जो हमारा प्रेसिडेंट साहब जी, उसके बाद वो बन जाएगा फाइनेंस एक्ट जो कि है फादर। उसके बाद है हमारा सीबीडीटी, वो इशू करेगा कौन? सर्कुलर और रूल इशू करेगा फॉर कैरिंग आउट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोविजन के लिए वो रूल इशू करेगा एंड कलेक्टिवली वो रूल को क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स रूल है जो कि है ब्रदर सिस्टर। उसके बाद है सर्कुलर, सर्कुलर सीबीडीटी इशू करेगा फॉर क्लैरिफाई एनी डाउट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स जो कि है सर्कुलर। तो सर्कुलर है हमारा रिलेटिव फ्रेंड्स जो कभी भी आ जाता है बिना बताई। उसके बाद है स्टडी ऑफ केस लॉ, केस लॉ पढ़ना पड़ेगा, कोई भी डाउट एंड वो इंपोर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ है। कोई भी डाउट के लिए हम जाते हैं कोर्ट के पास, जैसे हमारा ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के पास जाते हैं वैसे हम जाएंगे कोर्ट के पास कोई भी केस लॉ के लिए। ठीक है, ये सब इनकम टैक्स का पार्ट है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ एंड गाना चलाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, चिल होके लिखिए, आपके लिए गाना चलाता हूँ। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, जो भी पहले पढ़ाया था उसको आप मत लिखिए, उसको हम पढ़ेंगे जीएसटी में, आपके बुक में है, वहां पे टाइम देके अच्छे से समझाएंगे और एक बार 2 बार 3 बार समझाएंगे। तो अभी के लिए आप यहीं से लिख लीजिए।
यहीं से इतना तक लिख लीजिए, तो आगे हम पढ़ेंगे इसको लिखने के बाद। तो आप लोग लिख लिया, तो चलो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। तो आ जाइए, लेवी ऑफ इनकम टैक्स। तो लेवी ऑफ इनकम टैक्स, तो लेवी कैसे होता है इनकम टैक्स, तो चलो देखते हैं। इनकम टैक्स इज ए टैक्स लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। तो इनकम टैक्स इज लेविड ऑन टोटल इनकम, जो भी टोटल इनकम है हमारा उसके ऊपर लेवी होता है। ऑफ टोटल इनकम कौन सा है, जो प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। तो एवरी पर्सन का प्रीवियस ईयर में जो भी टोटल इनकम होता है तो उसके ऊपर ये टैक्सेस लेवी होता है, इनकम टैक्स। ऑल टोटल इनकम के ऊपर, जितना भी आपका टोटल इनकम है उसके ऊपर वो लेवी होगा। एंड प्रीवियस ईयर मीन्स जो आपका पिछले ईयर में जो भी, पिछले साल जो भी इनकम कमाए थे उसके ऊपर ये लेवी होगा। जैसे हम कोई भी खेत करते हैं, खेती में जो प्रीवियस ईयर कमाते हैं मीन्स पिछले साल जो भी खेती करते हैं उनका जो आता है उसको हम इस साल उसको खाते हैं। तो वैसे जो भी प्रीवियस ईयर इनकम करेंगे, कमाएंगे, उसके ऊपर इस साल हम टैक्स देंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्या है एंड इस साल को क्या बोलते हैं ये बाद में देखेंगे। उससे पहले हम बता देते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो इनकम टैक्स में आप लोगों को पूरा ही, अगर ये जो फॉर्मेट दिया है अगर इसको आप खत्म कर लेंगे तो आपका पूरा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मेट दिया है पूरा 2 पेज का फॉर्मेट है, अगर इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पूरा ही इनकम टैक्स हो जाएगा। तो इनकम टैक्स पहले किसको बोलते हैं, टैक्स इज लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। जो भी टैक्स लेविड होता है प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम के ऊपर, इस साल हम टैक्स देते हैं एंड वो एवरी पर्सन का प्रीवियस ईयर का इनकम ऊपर टैक्स देते हैं। तो ये जो टोटल इनकम में क्या क्या आता है, तो टोटल इनकम में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो हर एक इनकम के लिए उसमें इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम मिलेगा। जैसे हम जो भी जॉब किए हैं तो जॉब के लिए हम सैलरी हेड में टैक्स देंगे। तो जॉब जो भी किए हैं उसके लिए है सैलरी हेड है, तो आपको कंपल्सरी टैक्स देना ही पड़ेगा। जो भी जॉब किए हैं उसके लिए है सैलरी हेड में वो टैक्स देंगे जो भी एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है, तो ये इनकम एक ग्रेड में हो गया है, एक हेड में वो कवर हो गया है। उसके बाद जो घर भाड़े में देते हैं, ठीक है, जिसका मेन बिजनेस है रेंटिंग, तो उनके लिए है हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो भी रेंट में घर देते हैं भाड़े में,
तो उनके लिए जो भी कमाई है, जो इनकम है, उनको टैक्स देना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ठीक है, पहला है सैलरी जो कमाते हैं उसके लिए वो सैलरी हेड में टैक्स देंगे। उसके बाद जो भी रेंट के हेल्प से इनकम कमाते हैं उनके लिए है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। इसको हम एक एक चैप्टर है, 5 हेड के लिए 5 चैप्टर है, हम वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको थोड़ा नॉलेज आ जाना चाहिए। तो कोई भी लोग जैसे वो बच नहीं पाएगा इनकम टैक्स में, उसको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा कंपल्सरी। जो भी इनकम आप लाइए उसके ऊपर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। हम अभी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे ना तो ये बहुत इजी हो जाएगा एंड फेवरेट आपका हो जाएगा। मेरे जैसे ये फेवरेट था, बीकॉम से ही ये फेवरेट था। ठीक है, जैसे मैं बीकॉम के बाद डायरेक्ट एंट्री में ये सीए बना, तो इसलिए मेरा बीकॉम में ये ऑलरेडी था, उस टाइम से ये फेवरेट मेरा हो गया था। तो इसलिए जो भी सैलरी मीन सैलराइज पर्सन है वो सैलरी हेड में टैक्स देंगे। उसके बाद जो रेंटिंग बिजनेस है, रेंटिंग मीन्स वो उनका घर है, उसको भाड़े में देते हैं, रेंट में देते हैं, तो जो भी पैसा आता है, इनकम आता है, तो वहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसके ऊपर टैक्स देंगे वो लोग। उसके बाद जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस और हमारे जैसे क्लासेस चलाते हैं मीन्स प्रोफेशन है, हम प्रोफेशन करते हैं, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फार्म जो खोलते हैं तो उनके लिए बिजनेस और प्रोफेशन, तो पीजीबीपी इसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जो भी बिजनेस चलाते हैं तो ये पीजीबीपी मीन्स प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हेड में उनको टैक्स देना पड़ेगा। और जो भी प्रोफेशन चलाते हैं, तो जैसे डॉक्टर और एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म और हमारे जैसे प्रोफेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो सब प्रोफेशन में चला जाता है। तो बिजनेस या प्रोफेशन में आप कोई भी इनकम कमाते हैं तो आपको पीजीबीपी हेड में टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ गया? सैलराइज पर्सन के लिए सैलरी हेड है, रेंटिंग बिजनेस के लिए हाउस प्रॉपर्टी हेड है, एंड आपका बिजनेस और कोई भी प्रोफेशन चलाते हैं तो उनके लिए पीजीबीपी हेड है। समझ गए होंगे? कोई भी आपका इनकम नहीं छूटेगा। उसके बाद आ जाइए और भी आपका डाउट्स उसको भी खत्म करते हैं। बहुत सारा बच्चे सोचते होंगे जो ओनली लैंड और बिल्डिंग भेजते हैं, तो बहुत सारा बच्चे का दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि जो भी सर सेल करते हैं लैंड या बिल्डिंग, ठीक है, जो है हमारा बिल्डर है, उनका इनकम कहां पे जाएगा? तो उनका इनकम के लिए एक है कैपिटल गेन, तो उनके हेड के लिए कैपिटल गेन है हेड। जो भी बिल्डिंग या लैंड सेल करते हैं उससे जो भी इनकम आता है उसके लिए है कैपिटल गेन। ठीक है, अभी बहुत सारा बच्चे का मन में है ऐसे तो बहुत सारा हेड है, बहुत सारा हेड है, तो कहां से, जैसे कोई भी लॉटरी है, डिविडेंड इनकम है, अदर इंटरेस्ट इनकम है, और कोई भी डायरेक्टर वो सब भी लेते हैं, एमपी एमएलए और कैजुअल टैक्सेबल जो इनकम है, तो वहां पे क्या होगा? तो उनके लिए एक है जो बैलेंसिंग फिगर वाला है, जो हम प्लस 2 में पढ़ते हैं या आपका 12th में पढ़े हैं, बैलेंसिंग फिगर एक होता है। तो ये एक है अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला है जिसमें जो भी इनकम आपका 4 हेड में नहीं कवर हुआ है, जैसे सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, लास्ट है आपका कैपिटल गेन हेड में अगर कवर नहीं होता है तो वो बैलेंसिंग फिगर वाला हेड में चला जाता है, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो नाम ही अदर सोर्स है, जो भी अदर वाला इनकम रहता है तो वो सब अदर सोर्स में चला जाता है। तो ऐसे 5 हेड सब हम इनकम देखेंगे। तो आपको अभी कोई भी अगर पूछेगा कि टैक्स कितने हेड का है तो आप बता देना 5 हेड सब टैक्सेस है जिसमें इनकम टैक्स लगता है। तो पहला है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन जिसको पीजीबीपी बोलते हैं। उसके बाद कैपिटल गेन है सीजी, कैपिटल गेन बोलते हैं। लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला हेड है जो कि बैलेंसिंग फिगर वाला है। तो इसको सब मिलाएंगे, उससे एक हम डिडक्शन भी लेंगे, डिडक्शन चैप्टर है, जो भी हम पढ़ेंगे ये सब पूरा समराइज करके यहाँ पे बताया है। तो हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आपका नॉलेज नहीं है इतना, तो हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसको डिस्कशन करेंगे, इसलिए इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। जब एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आकर डिस्कशन करेंगे। समझ आ गया? तो चलो आगे चलते हैं। क्या है यहाँ पे, इसको लिखना मत है, ये आपके बुक में रहेगा, इसको मत लिखिए, ये बहुत बड़ा ये डायग्राम है, ये पूरा ही आपका इनकम टैक्स का समरी है। ठीक है, इनकम टैक्स का पूरा समरी है। अगर आपको एक ही पेज में जानना है इनकम टैक्स क्या है पूरा सिलेबस, तो इसको देख लेना, तो आपका पूरा इनकम टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसको आप छोड़ दीजिए, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। तो आ जाइए यहाँ पे, पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर यानी असेसमेंट ईयर क्या है। तो हम अभी पढ़ के आए हैं, जो भी हम टैक्स देंगे किसके ऊपर, प्रीवियस ईयर टोटल इनकम के ऊपर हम टैक्स देंगे इन दी प्रेजेंट ईयर में। प्रेजेंट ईयर को क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। प्रेजेंट ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो आ जाइए, पहले हम देखते हैं असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि
प्रेजेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर को क्या बोलते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर, ये है प्रीवियस ईयर, और एक है असेसमेंट ईयर। जो प्रेजेंट ईयर है उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर, तो इनकम टैक्स में उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। समझ आ गया, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे हम बोले थे कोई भी हम खेती करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो पिछले साल हम खेती करते हैं तो उसको हम कैसे कंज्यूम करेंगे, जो प्रेजेंट ईयर में उसको कंज्यूम करेंगे। वैसे जो भी इनकम कमाएंगे पिछले साल में, जो भी इनकम कमाएंगे पिछले साल पर, उसके ऊपर टैक्स, ये जो असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर मींस प्रेजेंट ईयर, असेसमेंट ईयर मींस प्रेजेंट ईयर, असेसमेंट ईयर मींस प्रेजेंट ईयर, प्रीवियस ईयर मींस प्रीवियस ईयर। आपको जो पास्ट ईयर है, पिछले साल है, पास्ट ईयर है, ठीक है। पास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर जो कि प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर है। इनकम हम प्रीवियस ईयर का इनकम है, टैक्स देंगे असेसमेंट ईयर में, ठीक है। जो भी पिछले साल इनकम कमाए थे उसके ऊपर इस साल हम टैक्स देंगे, पिछले साल इनकम के ऊपर इस साल हम टैक्स देंगे, ठीक है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको बताइए प्रेजेंट ईयर कहां से शुरू होता है एंड प्रीवियस ईयर कहां से शुरू होता है, ठीक है। प्रेजेंट ईयर मींस असेसमेंट ईयर कहां से शुरू होता है एंड पिछले जो ईयर मींस प्रीवियस ईयर कहां से शुरू होता है। तो प्रेजेंट ईयर, आपका एग्जाम कब है, आपका एग्जाम है टर्म में, आपको बता देता हूं, आपका टर्म है मई 2020 या नवंबर 2020 है, ठीक है। तो हम आजुम कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिसका एग्जाम है मई 2020 या नवंबर 2020। उनके बाद भी स्टूडेंट अगर पढ़ेंगे तो उनके लिए असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप टेंशन मत लीजिए, मगर ये जो मई 2020 एग्जाम या नवंबर 2020 एग्जाम के लिए आप ये वाला पीरियड आप याद रख लीजिए। तो मई 2020 या नवंबर 2020 एग्जाम के लिए है आपका असेसमेंट ईयर क्या है। तो असेसमेंट ईयर है 2022 एंड 23 है आपका असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मींस इसको AY बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर है 22 एंड 23 है, 2022-23 है असेसमेंट ईयर। एंड प्रीवियस ईयर क्या है, दो पिछले साल है, जो कि ये प्रीवियस ईयर के लिए PY लिखेंगे एंड उसको हम आप याद रख लीजिए, उसके पिछले साल क्या है, जो कि ये 2021 एंड 2022। ये क्यों ऐसे डेट क्यों है, पहले देखते हैं ऐसे डेट क्यों है, ये जो 21-22 क्यों है। तो हमारा आपको पता होगा या नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। टू टाइप्स कैलेंडर है, टू टाइप्स का कैलेंडर है। कुछ कंट्री कैलेंडर को शुरू करते हैं, कुछ यहाँ पे इंडिया में दो टाइप्स का ईयर है, एक है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर है, और एक है फाइनेंशियल ईयर। तो इंडिया में टू टाइप्स का ईयर है, जो कि एक है कैलेंडर ईयर, दूसरा है फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर आपको पता होगा, जो हम कैलेंडर में देखते हैं, जो कि 1 जनवरी से शुरू होता है एंड 31 दिसंबर में खत्म होता है, ठीक है। 1 जन में वो शुरू होता है एंड वो खत्म होता है 31 दिसंबर में। ये है कैलेंडर ईयर, आप लोगों को पता होगा। बट और एक है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर ये अकाउंटिंग या आपका फाइनेंशियल एरिया में, इनकम टैक्स में ये लगता है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है, जो आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड वो खत्म कब होगा, जो नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च। तो 31 मार्च में वो खत्म होता है, नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च में वो खत्म होता है, नेक्स्ट ईयर का ये आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च में ये खत्म होता है। यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर को हमारे इनकम टैक्स में मानते हैं, ये जो फाइनेंशियल ईयर को हमारे इनकम टैक्स में मानते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स में ये जो फाइनेंशियल ईयर को ही मानते हैं, हमारा बहुत सारा बिजनेस इसको मानते हैं एंड इनकम टैक्स में इसको मानते हैं, अकाउंटिंग में भी इसको मानते हैं। बट कैलेंडर ईयर को भी कुछ कुछ जगह में कैलेंडर ईयर को, जैसे GST में भी मानते हैं कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर, वैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर को
इनकम टैक्स में मानते हैं, जो शुरू होता है 1 अप्रैल से एंड खत्म होता है नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च से। तो ये 2 साल के लिए ये लगता है, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2 साल में पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्या होगा, तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे होगा, हम इसको अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर आपका शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक, तो है 31 मार्च 2022। ठीक है, 31 मार्च 2022 तक ये प्रीवियस ईयर चलता है। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होता है 2021 का एंड 31 मार्च का 2022 तक ये चलता है आपका प्रीवियस ईयर। उसके बाद ये जो असेसमेंट ईयर, आप पहले समझिए, आपको टाइम दोगा लिखने के लिए। ठीक है, वैसे असेसमेंट ईयर मींस प्रेजेंट ईयर कहां से शुरू होता है आपके लिए, तो असेसमेंट ईयर आपका शुरू होता है, असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से शुरू हुआ, कोई भी ईयर यहाँ पे 1 अप्रैल से ही शुरू होगा एंड 31 मार्च में खत्म होगा, बट उसका ईयर चेंज हो जाएगा जो कि 22 से शुरू हो जाएगा एंड 31 मार्च 2023 में वो खत्म होगा। ठीक है, 31 मार्च 2023 में खत्म होगा। ये जो डेट को आपको याद रखना ही पड़ेगा, आपके एग्जाम के लिए ये डेट को आपको याद रखना ही पड़ेगा कंपल्सरी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, अगर भी याद नहीं होता है, याद तो हो जाएगा, क्योंकि हम ये जो डेट को हर जगह यूज करेंगे, हर जगह ही ये डेट हम यूज करेंगे, इसलिए आपका पूरा ही याद रह जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या है, तो प्रीवियस ईयर जो पिछले साल को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर प्रेजेंट ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। एंड ये प्रीवियस ईयर कब से शुरू होता है, एंड प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर ये जो प्रेजेंट ईयर असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देंगे। प्रीवियस ईयर कब से शुरू होता है, प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा, जो आपका 1 अप्रैल ऑफ 2021 से 31 मार्च ऑफ 2022 में खत्म होगा। एंड असेसमेंट ईयर कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2022, जब प्रीवियस ईयर खत्म होगा वहीं से असेसमेंट ईयर शुरू होता है। तो प्रीवियस ईयर यहाँ से शुरू होकर यहाँ से खत्म होता है, उसके बाद असेसमेंट ईयर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा, जो कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगा, ये आपका असेसमेंट ईयर। समझ आ गया। एंड अगर आप ईयर वाइज याद रखेंगे तो ईयर वाइज है, प्रीवियस ईयर है 2021-22 है एंड असेसमेंट ईयर है 2022-23 है। ठीक है, तो ये है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, ये तो समझ आ गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट चलो हम पढ़ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर क्या है, तो असेसमेंट ईयर पहले है, असेसमेंट ईयर है दिस मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। तो असेसमेंट ईयर 12 मंथ का आता है, कोई भी ईयर वो 12 मंथ का ही आता है। ठीक है, कोई भी ईयर 12 मंथ का ही आता है, तो इसीलिए असेसमेंट ईयर भी 12 मंथ का है। जैसे यहाँ पे आपका 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है, ये आपका 12 मंथ का ही आता है। कोई भी ईयर 12 मंथ का ही आता है, जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। तो ये 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद this year in which tax is paid is called as assessment year, while the year in respect of which income which the tax is levied is called previous year। तो जिस ईयर में हम टैक्स पेड करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, एंड जिस ईयर का इनकम के ऊपर टैक्स लेवी होता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं तो इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, एंड जिस भी ईयर में हम टैक्स पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को तो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। समझ आ गया, वही बोला है। असेसमेंट ईयर वो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड ये 12 मंथ का होता है। उसके बाद जिस ईयर में हम टैक्स पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, एंड जिस ईयर का इनकम के ऊपर हम टैक्स लेवी करते हैं मींस टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जांपल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर ये है 21 एंड 22, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर क्या है हमारे लिए, आपका एग्जाम के लिए जो कि मई 22 एंड नवंबर 22 के लिए आपके लिए असेसमेंट ईयर क्या है
2022 एंड 23 है, एंड प्रीवियस ईयर क्या है 2021 एंड 22 है, एंड वो स्टार्ट होता है कब से 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 है। ये इजी है, आप टेंशन मत लीजिए, ये बहुत इजी है, जो कि पहला कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर को कल पढ़ाएंगे, आप पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूं, इसको लिख लीजिए, हम कल प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसको, मैं आपके लिए गाना चलाता हूं, आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, इसको लिख लीजिए पहले। तो आप लोग लिख लिया, तो चलो आज जो भी पढ़े हैं उसको मिनिमम 3 बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, मिनिमम 3 बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमारा मेन एरिया है रिवीजन का। इससे रिवीजन करेंगे कि जैसे एग्जाम के दिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे होना चाहिए कि हम पूरा तैयार है, क्लास जब खत्म होगा आप पूरा ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ हम एग्जाम में बैठ पाओगे, ठीक है। तो चलो जो भी पढ़े हैं उसको मिनिमम 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, एंड उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी उसको रिवाइज करेंगे। तो आ जाइए, पहले हम पढ़ाए थे आपको ये जो इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स जो टैक्स पहले पढ़े थे, टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको हम जीएसटी में पढ़ेंगे, बट आज पढ़े हैं उसको पढ़ लेते हैं। टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज एन इनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी पर्सन टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, टैक्स इज नथिंग बट द अमाउंट पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट व्हिच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक सर्विसेज। उसके बाद उसका हिस्ट्री क्या है, तो उसका हिस्ट्री है ये 1860 में इम्पोज हुआ था। इम्पोज कौन किए थे, सर जेम्स विल्सन ने, किसके लिए, जो लॉस रिकवर फ्रॉम दी लॉस हुआ था रिकवर करने के लिए, जो कि हुआ था मिलिटरी वार इंडिया 1857 में। उसका टैक्स 2 टाइप्स का है, पहला है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है आपका जीएसटी कस्टम ड्यूटी। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट होता है, मींस पेड करते हैं गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। उसके बाद हम इनकम टैक्स बुक को गए थे, इनकम टैक्स बुक में पहले देखे थे इंट्रोडक्शन चैप्टर जो कि ओवरव्यू था। पहले ये जो इनकम टैक्स ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद पार्लियामेंट का पावर है, एम्पावर दिया है, जो एंट्री नंबर 82 है, यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल ऑफ आपका आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि पावर देता है वो लेवी करेंगे टैक्स लेवी ऑन ऑल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। उसके बाद बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूट उसका है, मीन्स उसका कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट है, जो कि मदर फादर ब्रदर सिस्टर एंड आपका रिलेटिव दोस्तों है, फ्रेंड्स है, एंड लास्ट है आपका ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर है। तो पहले है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स गवर्न करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। उसके बाद जो कि है मदर, उसके फादर है फाइनेंस एक्ट, जो फाइनेंस बिल वो
पार्लियामेंट में अप्रूव होने के बाद आसन लेते हैं किससे, प्रेसिडेंट से। उसके बाद वो फाइनेंस एक्ट होता है फादर। उसके बाद है आपका रूल्स मीन सिबिलिटी, वो वेरियस रूल इशू करता है फॉर कैरिंग आउट पर्पज ऑफ दी इनकम टैक्स, वो मिलकर होता है इनकम टैक्स एक्ट रूल्स 1962। उसके बाद सर्कुलर, सर्कुलर कौन इशू करेगा, सिबिलिटी फॉर क्लैरिफाइंग एनी डाउट, डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए वो सर्कुलर इशू करेगा। उसके बाद है आपको स्टडी ऑफ केस लॉ करना पड़ेगा, जो भी डाउट होगा तो जाएंगे हम किसके पास, कोर्ट के पास और ट्रिब्यूनल के पास, जिसको बोलते हैं हम ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। उसके बाद है लेवी ऑफ इनकम टैक्स। लेवी ऑफ इनकम टैक्स में हम इनकम टैक्स लेवी करते हैं ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। एवरी पर्सन का जो प्रीवियस ईयर में इनकम है उसके ऊपर हम टैक्स लेवी करते हैं। उसके बाद हम 5 हेड्स ऑफ इनकम देखे थे। 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है, क्या क्या है 5 हेड्स ऑफ इनकम। पहला है सैलरी, सैलराइज पर्सन के लिए सैलरी है। उसके बाद रेंट, रेंट जो भी बिजनेस है उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी है। उसके बाद बिजनेस और प्रोफेशन है, प्रॉफिट एंड बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद कैपिटल गेन, लास्ट है अदर सोर्स। उसके बाद है हम पढ़े थे असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, आओ असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर देखे थे, प्रीवियस ईयर मींस पास्ट ईयर, असेसमेंट ईयर मींस प्रेजेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम होगा उसके ऊपर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे। प्रीवियस ईयर मींस 2021-22 है, असेसमेंट ईयर मींस 2022-23 है। उसके बाद है ये ईयर कब से शुरू होता है, प्रीवियस ईयर शुरू होता है आपका, प्रीवियस ईयर शुरू होता है आपका, आ जाइए, प्रीवियस ईयर शुरू होता है आपका 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। उसके बाद असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है। उसके बाद कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर मेनली 1 जनवरी से 31 दिसंबर एंड फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसके बाद ये जो प्रीवियस असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट देखे थे, असेसमेंट ईयर मेनली 12 मंथ का एक पीरियड होता है एंड ये एवरी ईयर आता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। उसके बाद जिस ईयर का इनकम के ऊपर हम टैक्स देते हैं, पेड करते हैं, तो उसको बोलते हैं, जिस भी ईयर में टैक्स पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, एंड जिस भी ईयर का इनकम के ऊपर टैक्स पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम के लिए आपका है, प्रीवियस ईयर है 2021-22 है एंड असेसमेंट ईयर है 2022-23 है। तो इतना ही पढ़े थे, ये था आपका पहला रिवीजन। उसके बाद चालू चलते हैं दूसरा रिवीजन की तरफ। आ जाइए, दूसरा रिवीजन क्या है, अभी दूसरा रिवीजन शुरू करते हैं। बुक मत देखिए, बुक मत देखिए, मेरे तरफ देखिए। पहला है पढ़े थे टैक्स। टैक्स क्या है, टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी पेमेंट या डोनेशन है। टैक्स इज एन एनफोर्स कंट्रीब्यूशन pursuant to any exacted pursuant to any legislative authority। उसके बाद टैक्स इज नथिंग बट द अमाउंट पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। उसके बाद उसका हिस्ट्री क्या था, ये 1860 में इंपोज हुआ था बाय सर जेम्स विल्सन ने, एंड ये जो भी लॉस रिकवर करने के लिए, मिलिट्री वार में जो भी लॉस हुआ था उसको रिकवर करने के लिए 1857 में जो मिलिट्री वार। उसके बाद डायरेक्ट 2 टाइप्स का टैक्स है, एक है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मींस इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मींस जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। उसके बाद हम पढ़े थे ये आपका है, आ जाइए आईटी बुक में हम शुरू किए थे आज डायरेक्ट टैक्स बुक में। पहले इनकम टैक्स इज एन मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद इनकम टैक्स को ये जो पार्लियामेंट एम्पावर करता है, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद वो लेवी होता है ऑल ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। उसके बाद वेरियस कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट है। पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा है फाइनेंस एक्ट, तीसरा है आपका बोलिए बोलिए, तीसरा है आपका रूल्स है, उसके बाद सर्कुलर है, चौथा है लास्ट है आपका है बोलिए स्टडी ऑफ केस लॉ। केस लॉ मींस कोर्ट के पास जो भी केस है उस लॉ को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, बोलिए बोलिए प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो मेनली असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर आपका 12 मंथ का एक पीरियड होता है जो स्टार्ट होता है 5 अप्रैल से। उसके बाद जो भी ईयर में हम पेमेंट करते हैं टैक्स उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जिस भी ईयर का इनकम के ऊपर टैक्स पेमेंट करते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल 2021 से 22 तक 31 मार्च का, एंड असेसमेंट ईयर आपका 1 अप्रैल का 2022 से 31 मार्च 2023 तक ये रहता है आपका असेसमेंट ईयर। समझ आ गया। एंड प्रीवियस ईयर का इनकम के ऊपर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स पेमेंट करेंगे। तो आ जाइए, अभी लास्ट बार आपका रिविजन कंप्लीट करते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, लास्ट बार क्या है आपका रिविजन। पहले है टैक्स किसको बोलते हैं, टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन। टैक्स इज एन एनफोर्स कंट्रीब्यूशन पर्सुएंट टू एनी एक्जेक्टेड एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। उसके बाद टैक्स इज नथिंग बट द अमाउंट पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट व्हिच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। उसके बाद उसका हिस्ट्री क्या है, 1860 में आया है, इसको जेम्स विल्सन ने लाए हैं, एंड ये जो भी मिलिट्री वार 1857 में हुआ था उसका लॉस रिकवर करने के लिए आया था। उसके बाद 2 टाइप्स का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मींस इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मींस जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली पेमेंट करते हैं टैक्स टू द गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं। उसके बाद आपका है, हम पढ़े थे ये जो ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स में पढ़े थे इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद पार्लियामेंट का पावर है, एम्पावर्ड है एज पर
आपका एंट्री नंबर 82 ऑफ 7 शेड्यूल यूनियन लिस्ट आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो लेवी होता है टैक्स ऑन ऑल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। उसके बाद उसका 5 कंपोनेंट, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड ग्रैंड मदर, फादर एंड ग्रैंड मदर। तो पहला है मदर, मदर मीन्स इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद फादर है फाइनेंस एक्ट। उसके बाद है आपका ब्रदर सिस्टर, जो की है रूल है मीन्स इनकम टैक्स रूल 1962। उसके बाद आपका है बोलिए 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 आपका है सर्कुलर, जो कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जब भी मन करे वो आ जाते हैं। उसका लास्ट है स्टडी ऑफ केस लॉ मीन्स ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। उसके बाद पढ़े थे इनकम टैक्स तो लेवी होता है प्रीवियस ईयर इनकम के ऊपर ऑफ एवरी पर्सन टैक्स लेवी होता है। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम, पहला है सैलरी, सैलरी एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी रेंट बिजनेस के लिए, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीटी जो बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं। उसका कैपिटल गेन, जो कि हमारा लैंड एंड बिल्डिंग सेल बिजनेस करते हैं। उसका लास्ट है अदर सोर्स, बैलेंसिंग फिगर वाला हेड है। उसके बाद हम पढ़े थे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। प्रीवियस मीन्स जो आपका पास्ट ईयर है, पिछले साल है। असेसमेंट ईयर मीन्स प्रेजेंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देते हैं। तो ये जो असेसमेंट ईयर ये 12 मंथ का पीरियड होता है, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड वो एंड तो होगा 31 मार्च को। उसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर फॉर आपके एग्जाम के लिए है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 है। एंड आपका असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 2022 है एंड अप टू 31 मार्च 2023 है। तो ये आपका 3 बार रिवीजन कंप्लीट हो गया है। तो चलो अभी हम क्या शुरू करेंगे। तो अभी आज का स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ। तो मैं आपको हर एक क्लास में एक एक स्ट्रैटेजी या स्टडी टिप्स आपको बताऊंगा, जो कि आपका लाइफ में बहुत हेल्प करेगा एंड आगे वाले लाइफ में भी हेल्प करेगा एंड आपका एग्जाम में भी हेल्प करेगा एंड आपका रिवीजन में भी हेल्प करेगा एंड आपका स्टडी में भी हेल्प करेगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है इसमें सब कवर हो जाएगा ये सब स्ट्रैटेजी में, क्योंकि हम हर एक क्लास में एक स्ट्रैटेजी स्टडी टिप्स बताएंगे। तो आपका पूरा ही प्रॉब्लम है वो सब क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, इनकम टैक्स रिलेटेड या जीएसटी रिलेटेड और अदर कोई भी रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। मेरे नंबर है, आपको बता देता हूँ, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं 8328907471 है। इसमें आप कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का स्टडी टिप्स आ जाइए। तो आज का स्टडी टिप्स है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आज का स्टडी टिप्स है, स्टडी टिप्स क्या है, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं जैसे इनकम टैक्स के बारे में आप मत सोचिए और कोई भी बुक्स लेते हैं तो उसका प्रोविजन आपके दिमाग में होना चाहिए, हर एक प्रोविजन एंड उसका सबसेक्शन सेक्शन होना चाहिए। तो ये आपका बेनिफिट क्या देगा आपके एग्जाम में, और आपका जो एग्जाम से पहले 1.5 डेज है उसमें आप पूरा ही रिवीजन होना चाहिए, 3-4 बार रिवीजन होना चाहिए। मैं आपको इसको लिख के दे देता हूँ, आपका ये इनकम टैक्स जीएसटी का हर एक सेक्शन सबसेक्शन रूल एंड नोटिफिकेशन आपके दिमाग में होगा, हर एक सेक्शन एंड हर एक प्रोविजन रहेगा। एंड आप एग्जाम से पहले जैसे 2-3 घंटे में पूरा ही रिवीजन कर पाएंगे एंड आपका दिमाग में होना चाहिए ये सब प्रोविजन। तो ऐसे आप पढ़ाई करिए कि कोई भी सब्जेक्ट जैसे इनकम टैक्स एंड जीएसटी आपका पूरा ही 2 घंटा 3 घंटा में पूरा ही रिवीजन हो जाएगा। वैसे आपका जो लॉ है, ऑडिट है, जो बहुत ग्रुप देते हैं एंड आपका आईटीएस बीआईएस एसएम है, इसको और आपका अकाउंट्स का जो भी प्रोविजन है, कॉस्ट एफएम का जो भी प्रोविजन है, उसको ऐसे पढ़िए कि आपके दिमाग में हर एक फॉर्मूला, डायग्राम एंड उसका जो प्रोविजन होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम के जो बीच में जो 1.5 डेज होता है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके 2-3 बार मिनिमम रिवीजन कर पाएंगे। तो ऐसे ही पढ़िए हर एक बुक को, ठीक है, हर एक बुक को। आप टैक्स के बारे में मत सोचिए, मेरे पास आ गए हैं तो आप टैक्स के बारे में मत सोचिए, टैक्स को मैं आपको करा दूंगा। बट आप जो अदर सब्जेक्ट है उसमें आप ऐसे ही पढ़िए कि जैसे आप रिवीजन 2 घंटे में कर पाएंगे एग्जाम से पहले। तो ऐसे ही पढ़ाई करिए, नहीं तो ये जो सीए एग्जाम है ये बहुत टफ हो गया है। पहले थोड़ा नॉर्मल था बट अभी बहुत टफ हो गया है। आपको अगर एग्जाम में क्लिक नहीं होगा प्रोविजन तो आप 100% कवर नहीं कर पाएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपके दिमाग में हर एक प्रोविजन होना चाहिए। तो वहां पे आप क्वेश्चन देखे तो आपको आंसर आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। वहां पे मत सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं, क्वेश्चन देखेंगे तो आपका दिमाग में आंसर होना चाहिए। ऐसे ही आप रिवाइज करिए एंड उसको ही ऐसे ही पढ़िए। जब आपका क्लास चल रहा है उसी टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, जैसे हर एक कॉन्सेप्ट को हम 6 बार रिविजन करते हैं, मिनिमम 5-6 बार रिविजन करेंगे, मैक्सिमम तो 8-10 बार हो सकता है, बट मिनिमम 6 बार हम रिवाइज करेंगे। क्योंकि हम क्लास जब शुरू होता है 2 बार करेंगे, क्लास जब खत्म होगा 3 बार करेंगे।
एंड आपका चैप्टर जब खत्म होगा उसको एक बार रिवीजन पूरा चैप्टर करेंगे, तो मिनिमम 6 बार, मैक्सिमम 8-10 बार हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और एक नया कंसेप्ट एंड नया कुछ स्ट्रैटेजी के साथ कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।